सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आपको आवाज सुन रही है ना? हेलो, एम आई जी ऑडिबल? सर। यस सर, आप ठीक जी है सर। आवाज। Yes, sir. Yes, sir. अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम अब तक पिछले जो 2 एपिसोड हैं उसमें 3 जो चतुष्क हैं उसके बारे में बात कर चुके हैं। एक औसत चतुष्क, एक स्वस्थवर्त चतुष्क और फिर उसके बाद में कल्पना चतुष्क पर हम थे। इसमें स्नेहाध्याय निर्देश चतुष्क के बाद कल्पना चतुष्क का पहला अध्याय स्नेहाध्याय, उसमें ज़्यादा टाइम लग गया और इसके बाद रोग चतुष्क। तो मुझे अभी कुछ लोगों ने, मेरे स्टूडेंट्स जो अब प्रोफेसर बन गए हैं, उन्होंने एक बात कही कि सर इस चरक की 50 से ज़्यादा तो टीकाएं हो चुकी हैं और एक इंटरनेशनल एडिशन हो चुका है, बहुत सारी भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन हो चुका है और अब ट्रांसलेशन करना कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं रही है जब एआई और ये चैट जीपीटी और ये सब आ गए हैं। तो इसकी आवश्यकता क्या है? ये बात आपके दिमाग में भी आती होगी कि इतनी बार क्यों पढ़ा जाए और कितनी बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो मुझे एक बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लगती है जो मुझे आपको समझाना है। वो ये है कि ये शब्द और अर्थ समझने की बात नहीं है और ये शब्द जब मंत्र हो तो उसको फिनोमिना, एक फिनोमिनल अंडरस्टैंडिंग समझने की जरूरत है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा तो आप समझ जाएंगे कि इसमें हमारी समझ कितनी कम है अभी भी। और अगर पूरी समझ आपको 50 साल में मेरी तरह से आए तो ये समय कितना खराब हो जाएगा। और मुझे तो ये समझ बहुत देर से आई है, लेकिन आपको मैं चाहता हूं कि ये जल्दी आ जाए। जो शब्द है वो शब्द है नहीं, उस शब्द का एक अस्तित्व है जो एक कंसेप्ट है, वो अपने आप में एक सिद्धांत है, वो अपने आप में एक फिनोमिना है। और उस फिनोमिना को उसने शुरू से लेकर के अंत तक अलग अलग रूपों में, अलग अलग प्रक्रियाओं में अलग अलग उसका उपयोग किया है। और वो कैसे किया है इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। अभी पिछला जो अध्याय था, जो स्वस्थवृत्त चतुष्क का, उसमें एक ग्रीष्म ऋतुचर्या पर कल हम बात कर रहे थे क्योंकि ग्रीष्म आ गया है। तो शास्त्र कहता है कि मयूखैर जगत स्नेह यदा पेपीयते रवि, मतलब ग्रीष्म ऋतुचर्या बता रहे हैं वो, लेकिन उसमें एक शब्द का प्रयोग हुआ है मयूख। देखिए, सनरेज के लिए ये जो शब्द है इसका प्रयोग क्यों हुआ, जबकि उसके लिए तो बहुत आसान शब्द बहुत सारे थे और उसका प्रयोग कई जगह हुआ है और सिद्धि स्थान 9 में भी उसका प्रयोग हुआ है, लेकिन उसका अलग ढंग से प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर हमें समझने की बात यह है कि दो चीजें हैं, मय और ऊक, मतलब सुरा और इक्षु, गन्ना, शुगर केन। और ये दोनों चीजें पित्त और कफ का प्रतिनिधि है। और इसमें जो स्नेह है वो ग्रीष्म के सूर्य से जब अवशोषित हो जाता है या कंज्यूम हो जाता है या
उसको ट्रैप डाउन कर लिया जाता है या उसके कारण से उसकी डिटोरिएशन हो जाता है, तो शरीर में उनकी तृप्ति कैसे कर सकते हैं, उस स्नेह की पूर्ति कैसे कर सकते हैं। और एक धातु रूप दिया है पेपीयते। देखिए संस्कृत बड़ी थोड़ी सी जटिल शब्दावली है उसकी। जब आत्मनेय पद और परस्मयी पद की बात करते हैं तो वो कहते हैं पेपीयते, मतलब एक एक्सेलरेशन है उस क्रिया में, है ना। वो एक तृष्णा है, वो एक पिपासा नहीं है, ठीक है ना। वो पीने की इच्छा नहीं है, वो क्या है कि उसको पूरी तरह से एग्जॉस्ट करने की बात है। तो अगर ये तत्व आप अभी समझ जाए तो ये 50 साल की जर्नी जिसमें आपको फील्ड में जाना है वो थोड़ा इजी हो जाएगी। मेरा प्रयत्न केवल इतना है कि आपको शब्द का शब्द अर्थ नहीं समझाना, शब्द के पीछे जो सिद्धांत है और उसका जो प्रयोग हुआ है, अब प्रयोग में आने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन ये प्रयोग जितना साथ में समझाया जा सकता है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो अब आगे चलते हैं। ये कल्पना चतुष्क के 4 अध्याय हैं। तो स्नेह के बारे में बहुत विचार हो चुका है, लेकिन स्नेह के बाद में जितना स्नेह कंज्यूम हुआ, जितना हमने चतुर्विध जो स्नेह है, घृत तेल वसा मज्जा, इनकी अलग अलग प्रविचारणाएं, अलग अलग योजनाएं की, कि कोई किसी तरह से उस स्नेह को ले सकता है, कोई किसी तरह से ले सकता है, इसलिए 16 प्रविचारणाएं और 64 प्रविचारणाएं उसकी बता दी। फिर स्नेह की 4 योनि बता दी। फिर उसके बाद में स्नेह के बाह्य और आभ्यंतर उपक्रम बताए। और ये क्यों जरूरी है कि जो स्रोतस है वो शाखाओं में जो दोष चला गया है उसको पुनः कोष्ठ में लाना पड़ेगा, क्योंकि कोष्ठ जो है वो उसके एलिमिनेशन का सबसे अच्छा साधन है। अगर उसको संशोधन करना है तो उसका कोष्ठानयन जरूरी है। और कोष्ठानयन के लिए एक लिखा है कि वृद्ध्या विष्यंदनात् पाकात् स्रोतो मुख विशोधनात्, है ना, शाखा मुक्त्वा मलायांति कोष्ठम वायोश्य निग्रह। तो उसकी वृद्धि करनी पड़ेगी, तब वो जाकर के उसका वहाँ जो संश्लेष है, उसका जो चिपकना है वो दूर करना पड़ेगा। और उसके लिए हमारा जब शरीर स्नेहमय है तो वो जो मल है वो स्नेह में ही विलेय हो सकते हैं। इसलिए क्या है कि ये एक कल्पना बड़ी अच्छी कल्पना है। उसके बाद में उसका स्वेदन, विमलापन, उसका विस्यंदन, उसका जगह से छूटना और उसको आना, और उसके भी फिर निरग्नि और साग्नि स्वेद 10 प्रकार के और 13 प्रकार के बताए हैं, वो आपको अच्छी तरह से मालूम है। और ऐसी स्थिति में उसके बाद में 2 अध्याय और हैं, जो चिकित्सा प्रावृत्ति अध्याय, जिसमें क्या आपको उपकरण चाहिए, और उपकल्पनीय अध्याय। तो ये जो अध्याय है, ये इन अध्यायों में और पिछले अध्यायों में एक आत्रेय और मैत्रेय संवाद है। और उस संवाद का अभिप्राय केवल इतना है कि उस समय भी आप जैसे कई लोग जो है वो सोचते थे कि इसकी चिकित्सा की आवश्यकता क्या है, जब ये अपने आप ही सब कुछ हो रहा है, बिना कोई प्रयत्न के रोग ठीक भी हो रहे हैं और बिना प्रयत्न के बाद में भी रोग ठीक नहीं हो रहे हैं, है ना। प्रतिकुर्वन् सिद्ध्यति अप्रतिकुर्वन् सिद्ध्यति, प्रतिकुर्वन् म्रियते अप्रतिकुर्वन् म्रियते। तो इसकी आवश्यकता क्या है। तो आचार्य ने फिर साध्यासाध्य से कुछ भेद कहे कि हमें तो काम करना है ना, और ये काम करने के लिए जितने साध्य हैं या कृत साध्य है या याप्य है, उनको प्रत्याख्य है, उसका जीवन यापन करना है।
और उसके लिए हमें प्रयत्नशील होना चाहिए, उसको समझ करके उसका प्रयत्न करना पड़ेगा। तो वैद्य को अपने दायित्व जो है वो स्वभाव पर नहीं छोड़ सकता कि वो स्वभाव से ठीक हो जाएगी या स्वभाव से वो मर जाएगा, उस पर दायित्व नहीं छोड़ा जा सकता। ये दायित्व हमारा है कि वो पेशेंट ने सरेंडर किया है आपको, और ये हमारा दायित्व है कि उसको असाध्य है तो उसको किस तरह से उसका यापन किया जाना चाहिए, किस तरह से कब तक उसका डैमेज जो है वो रोका जा सकता है। तो इन सब चीज़ों में ये जो संवाद है ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद मैं अगले चतुष्क में आता हूँ, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो है रोग चतुष्क। देखिए, जब निदान की बात ही नहीं हुई है, चिकित्सा की बात ही नहीं हुई है, और कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है हमारी रोगों के बारे में, उस समय रोग चतुष्क की परिकल्पना और रोग चतुष्क को कहने का अभिप्राय क्या है। और ऐसे स्थान में जो सूत्र स्थान है उसमें वो रोग चतुष्क की बात करते हैं। उसके 4 अध्याय हैं, एक केंत शीर्षीय, एक त्रिश्रोतीय, एक महारोगा, एक क्षुद्र रोग जो खुड्डाक चतुष्क। तो इस तरह से ये जो 4 अध्याय है उसमें रोगों का वर्गीकरण कर दिया, रोगों का उसमें नामकरण कर दिया, और रोगों का कितने प्रकार हैं वो बता दिया। लेकिन उससे पहले वो एक शोध का अध्याय लिखते हैं, और उससे भी पहले वो एक त्रिमर्म का अध्याय लिखते हैं कियंत शीर्षी में। तो मेरा जहाँ तक मानना है, जहाँ तक मेरी समझ है, मैं आपको वहाँ तक ले जाऊँगा। मेरा मानना ये है कि पेशेंट को डायग्नोसिस से पहले उसका जो इंटेंसिव केयर है, उसका जो क्राइसिस मैनेजमेंट है, वो करना ज़रूरी है। और अगर क्रिटिकली वो 3 मर्म, जो सिर, हृदय और बस्ती, ये 3 मर्म में कोई क्राइसिस आ गई है, तो आप डायग्नोसिस करने में इतना समय लगाएंगे, उस समय उस पेशेंट को अनुवर्तन कैसे होगा, उसकी लाइफ कैसे बचेगी। तो इसलिए क्या है कि सबसे पहले आपको एक पेशेंट जो है वो ऑब्जर्वेशन में ही आपको ये तय कर लेना चाहिए कि इसको कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, इसको इन 3 मर्मों से संबंधित कोई व्याधि तो नहीं है। अगर ये है तो ऐसी अवस्था में आप एक बार निदान को पोस्टपोन करके और उसको मैनेज कीजिए। और उसका कारण क्या होता है, यही हमारी गलती होती है कि हमने अभी तक अपने कॉलेजेस में, इवन एपेक्स इंस्टीट्यूट में, इस बात पर ध्यान नहीं दिया है कि आईसीयू मैनेजमेंट जो है वो कैसे करना। और यही कारण है कि हमारे वो जो पेशेंट जब क्राइसिस में चले जाते हैं तब हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं, और उसके बाद में हम उसको रेफर करने के अलावा या कुछ इधर उधर के क्रियाक्रम करने के अलावा कुछ कर नहीं पाते। तो वो जो क्राइसिस है वो आती कैसे है, वो क्राइसिस जो है उसके कारण क्या है, वो एक अध्याय आप अगर अच्छे ढंग से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये शरीर जो है, ये दोष धातु मल मूलम ही शरीर। ये शरीर जो है वो आहार मूलक है या प्राण मूलक है या उदक मूलक है, ये बात बहुत पहले की है। लेकिन नाउ when they entered into the body and they transformed into the दोष धातु मल, तो अब शरीर जो है वो दोष धातु मल मूल है। अब जो ये शरीर जो दोष धातु मल मूल है, इसमें इस दोष के इतने प्रकार की विकृतियां हो सकती है, जो 63 प्रकार के भेद बताए हैं वहां पर उसी अध्याय में। आप देख रहे हैं ना, उसी अध्याय में इनके 63 प्रकार के संयोग वियोग बताए गए हैं कि ये इतने प्रकार से दुष्ट हो सकता है।
और ये अनफॉर्चुनेटली ये जो कंडीशन है, ये हमारे हर एक फिजिशियन को, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, उसको ये बात समझ में आनी चाहिए। और इसके लिए वो केंत शीर्षी अध्याय बताया गया है। और ये बात बड़ी जटिल लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप चिकित्सा करेंगे तो कम से कम इसको समझ लें कि ये दोष इतने प्रकार से दुष्ट हो सकता है, इतने इसके कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन हो सकते हैं। तो एक बात तो दोष की है। दूसरी बात, आचार्य कहते हैं कि धातु क्षय, क्योंकि ये जो धातु है यही पोषक और पोष्य भाव से, स्थायी और अस्थायी भाव से शरीर में रहते हैं। जो उनका स्थायी भाव है वो अवयव है। और इस बात को आप सुश्रुत शारीर स्थान 4 देखेंगे तब और अच्छे तरह से समझ जाएंगे कि जो धातु है वो ही एटम बाय एटम या ब्रिक बाय ब्रिक सेटल होकर के और फिर अवयव का निर्माण करते हैं। और वो धातु जो है वो उन अवयवों का पोषण भी करता है, निरंतर पोषण करता है, उनका अनुवर्तन करता है, उनको संरक्षा करता है, उनका कंजर्वेशन करता है। तो हर एक अवयव के लिए कुछ धातु निश्चित है। जैसे रस जो है वो हृदय का संरक्षा करने वाला धातु है या हृदय का निर्माण करने वाला धातु है। और अगर उसका क्षय हुआ है तो गट्टते सहते शब्दम नौचैर्द्रवति शूल्यते हृदयम ताम्यति स्वल्प चेष्टस्यापि रसक्षय। अब सबसे बड़ी इमरजेंसी तो हार्ट की होती है, हृदय की होती है। वहां प्राण जो है उनका अधिष्ठान है, वहां ओज जो है उसका अधिष्ठान है, वो आयु का अधिष्ठान है और वो स्पर्श विज्ञान का केंद्र है। तो अगर वो धातु, वो अवयव अगर दुष्ट हो गया है तो आप निदान करने में समय कैसे व्यर्थ कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले उसको लिखा कि वो रसवह स्रोतस जो है उसकी बात नहीं है, केवल रस धातु के क्षय के ये कुछ लक्षण हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि बिसाइड ऑल द मैनेजमेंट, इवन सर्जिकल इंटरवेंशंस, है ना, अगर रस धातु की पूर्ति नहीं होती है तो वो पेशेंट जो है वो मैनेजेबल नहीं होता है। एक परसिस्टेंटली वो अपनी किसी न किसी कार्डियो प्रोटेक्टिव ड्रग पर रहता है और उसका पूरी तरह से करेक्शन, टोटल करेक्शन होने के बावजूद भी वो रस की पूर्ति होना आवश्यक है। और वो रस की पूर्ति जब तक नहीं होगी तब तक क्या है कि उसको कोई ना कोई आर्टिफिशियली उसको किसी तरह से प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। और ये हम देख रहे हैं कि प्रैक्टिकली मेडिकल जो लेक्यूने हैं उसको हमें समझना चाहिए। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको आचार्य इंडिकेट करना चाहते हैं और हम नहीं समझ रहे हैं कि वो रस धातु का क्षय अगर दूर नहीं होगा तो उसको निरंतर क्या है कि कोई ना कोई वहां लोकल मैनेजमेंट, उसका हार्ट का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और नहीं तो वो यही होगा कि स्वल्प चेष्टस्यापि रसक्रिय हृदय ताम्य, वो थोड़ी सी चेष्टा से ही उसको प्रॉब्लम होने लगती है और उसका पल्पिटेशन बढ़ जाता है, उसका जो विघटन, उसका जो गट्टन है उसका फ्रिक्शन बढ़ जाता है ना। और उसमें जो एनर्जी इफर्टलेसली पूरे शरीर में हर एक सेल तक उसका जो सर्कुलेशन होना चाहिए वो सर्कुलेशन इफल्टियस हो जाता है, स्टर्नस हो जाता है, उसमें अधिक परिश्रम लगता है, उसमें भी अपनी बहुत सारी ऊर्जा जो है वो समाप्त होती है। तो उसके पास में एक सीमित एनर्जी है और सीमित एनर्जी में एक ऐसा अवयव जो 24 घंटे और हर मिनट में 70 बार
80 बार उसका पल्सेशन होता है। तो ऐसे में कितनी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी? जब तक उसका सर्कुलेशन नॉर्मल नहीं होगा और इफर्टलेस नहीं होगा, तब तक कितने एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और वो कितनी भी एनर्जी हम ऊपर से देंगे वो कम पड़ेगी। तो ये आचार्य का ये जो संदेश है, ये जो मैसेज है, ये जो फिनोमिना है, ये जो धातु क्षय के पीछे एक विचार है, उसको समझने की जरूरत है। मैं इसके लिए आपको कष्ट दे रहा हूं कि ये सुबह सुबह आप अपना बड़ा अच्छा स्वास्थ्य के लिए अच्छा समय और अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपनी ड्यूटीज के लिए समय, लेकिन मैं आपका समय इसीलिए ले रहा हूं कि ये बात समझने की है। इसी तरह से आगे की धातुएं, और आगे की धातुओं में अब एक अध्याय यहां पर लिखा है धातु क्षय का। अब आप आगे पढ़ेंगे, एक विविधाशित पीति अध्याय है, वहां लिखा है धातु प्रदोषज रोग। अब देखिए, इस धातु क्षयज रोगों में और प्रदोषज रोगों में बहुत बड़ा अंतर है। वहां अश्रद्धा, चारुचित, साक्ष्य, वैरिष्यम, नयन, प्लव, रस धातु के ये लक्षण है, और यहाँ पर घटते सहते शब्दम न उच्चै द्रविति सूल्यते, उसकी जो सहनशीलता है, उसकी जो टॉलरेंस है, वही कम हो जाती है। और यहाँ पर क्या है कि उसको फूड के प्रति या संसार के प्रति या अपने परिवार के प्रति अश्रद्धा होती है, या उसके अपनी लाइफ के लिए अपने जो सरकम स्टांसेस हैं उन सबको सहन करने की ताकत नहीं होती है, अश्रद्धा। वहां अश्रद्धा होती है और यहाँ पर उसकी एंड्योरेंस कम हो जाता है। तो अश्रद्धा, अरुचि और रुचि नहीं रहती है, तो ये शरीर जो है वो वहां पर दूसरे ढंग से काम करता है। जब प्रदोषज विकार होते हैं तो वो प्रदोषज विकार कैसे होते हैं? अब प्रदोषज विकार के लिंक को जानने के लिए आपको गृहिणी चिकित्सा में जाना पड़ेगा। वो जो गृहिणी चिकित्सा है उसमें लिखा है कि वो आम विष जो किसी ढंग से गृहिणी से अपक्व रूप में या आम विष के रूप में ही मुक्त हो गया है, गृहिणी की दुर्बलता के कारण से, है ना, अपच्यमानम सुक्तत्वम यात्यन्नम विषरूपताम, वो विषरूप तत्व वो दुर्बल गृहिणी के कारण से, अगर वो आममेव विमुंचति, दुर्बला अग्निबला दुष्टा त्वाममेव विमुंचति, और पक्वम सृजति पार्श्वतः, वो पक्व था और पार्श्व से उसका इन टाइम सृजन कर दिया। सृजन, वहां मुंचन शब्द नहीं है, सृजन। अगर वो धातु पूरी तरह से बनने के बाद में, तो उसको कहते हैं सृजन। और ये यहाँ पर दूसरी लाइन में लिखा है मुंचन। तो मुंचन का मतलब यह है कि उसका त्याग, उसको छोड़ना। किसमें? आम में वो विमुंचति, आम को छोड़ने के लिए मुंचन शब्द है और पक्व के लिए सृजन शब्द है। तो सृजन का मतलब यह है कि फुल्ली रिक्वायर्ड फॉर्मेशन, और मुंचन का मतलब यह है कि उसका जो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है जो टॉक्सिक भी है, उसको क्या है कि उसको छोड़ना पड़ रहा है। तो अगर वो छोड़ दिया जाता है तो वो फिर रसादि संश्लिष्टम कुर्याद रोगान रसादिजान, है ना, संसृज्यमानम पित्तेन दाहम तृष्णा मुखामयान जनेत्यम्ल पित्तंच पित्तजा चापरान गदान, और यक्ष्म पीनस मेहादीन कफजान कफ संगतम, और करोति वात संसृष्टम कुर्याद रोगान, है ना, वात रोग करता है। और ऐसे ही वो रसादि के साथ संश्लिष्ट होता है तो ये रोग करता है। तो वो जो आम संश्लिष्ट धातु है वो प्रदोषज विकार है, और जो क्षीण धातु है वो क्राइसिस का कारण है। तो यहाँ पर दोनों का अर्थ समझिए, वहां आम की चिकित्सा करनी है, यहाँ संतर्पण या तर्पण करना है ना। और ये जो तर्पण करना है, इसके लिए आप ड्रिप से करें या जीएनएस से करें या कुछ भी करें, लेकिन यहाँ तर्पण करना है। और ये बात थोड़ी बहुत समझ में आई है मॉडर्न मैनेजमेंट को, लेकिन हम बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं इस बात को।
तो ये मेरी समस्या है कि हमें अब इस शास्त्र का पूरा सारभूत तत्व जो चिकित्सा में आवश्यक है वो जितना जल्दी हो सके वो समझ में आ जाए, मेरी तरह से आपको ये तकलीफ नहीं हो कि 50 साल बाद में समझ में आया। तो ये बड़ी फॉर्चुनेट सिचुएशन है। यू प्लीज टेक इट विथ योर फुल, है ना, श्रद्धा और विश्वास के साथ में आप इसको लीजिए। तो अब ये दो बातें मैंने आपको बताई कि ये अध्याय किस लिए लिखा गया है। अगर अगर इसका जो सुप्रीम कंजर्वेटर है हमारा, वो है ओज। उसमें एक उदाहरण भी दिया है उस अध्याय में, वो है ओजक्षय का। और ओजक्षय होता है तो उसमें फिर विवेति दुर्बलो वीक्षणम ध्यायतो व्यथितेंद्रिय, ये जो स्थितियां है ये उत्पन्न होती है। और उसके कारण भी बताए हैं, व्यायामो अनशनम चिंता रोक्षाल्प प्रमितासनम, है ना, और चिंत्या नाम चाति चिंतनात्, बहुत सारे कारण बताए। तो धातु क्षय के कारण क्या है और उसकी इंटेंसिटी क्या है, वो कहाँ तक जा सकता है, और उसके कारण से वो ओज ही जो है वो स्रवित होकर के मधुमेह का कारण भी बन सकता है। और उसके बाद में प्रमेय पीड़िकाएं, उसके बाद में विद्रदी है, उसके बाद में बहुत सारे अपची है, अर्बुद है, ये सब। तो ये जो चैप्टर है ये इस स्टेज पर ही समझने की बात है। ये बात चरक ने इस ढंग से लिखी या यादव जी त्रिकम जी आचार्य ने इसको कंपाइल करते टाइम ऐसे किया, मुझे पता नहीं है। लेकिन ये बहुत अच्छा एक क्रम है, एक सीक्वेंस है कि जिसमें क्या है कि ये अध्याय यहाँ पर दिया गया है। तो इस अध्याय का जो अर्थ है, गूढ़ अर्थ है, वो समझिए कि ये दोष के इतने भेद हो सकते हैं, धातु की इतनी क्षीणता हो सकती है, धातु क्षीणता ओज तक जा सकती है, और उसके कारण से ये मधुमेह हो सकता है, और उसके कारण से पीड़िकाएं हो सकती है, और उसके कारण से विद्युति हो सकती है, और दुनिया भर के एब्सेस हो सकती है। तो जब तक आप निदान करते हैं उससे पहले इस चीज का निदान कीजिए, ठीक है ना। तो निदान स्थान में जाने से पहले ये अध्याय लिखा गया है। अब एक दूसरा अध्याय है, वो दूसरे अध्याय में लिखते हैं कि सारे रोगों का जो प्रारंभ है, इनिशिएशन है, कमेंसेशन है, कमेंसमेंट है, वो शोथ पूर्वक होता है। तो शोथ जो है वो फंडामेंटल डिजीज है, और वो दो कारण से होता है, एक निज कारण से और एक आगंतुक कारण से। और अगर वो सोच जो है वो सेल्यूलर लेवल से लेकर के टिश्यू लेवल और उसके बाद में ऑर्गेनिक लेवल और उसके बाद सिस्टमिक लेवल पर आता है, और वो जो सोच है उसको आप जितना अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं, ये पित्त सोथ है, ये कफत सोथ है, ये वातज सोथ है, ये सान्निपातिक सोथ है, ये इसके कुछ एग्जाम्पल दिए। तो वो जो सोथ त्रिशोथी अध्याय है वो आपको ये बताने के लिए क्या है कि सारी डिजीज का एक ट्रिगर या उसका जो किक ऑफ वो क्या है कि सोच से होता है। और वो जो सोच है वो आगंतुक कारणों से भी हो सकता है और निज कारणों से भी हो सकता है। और आगंतुक कारणों को मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई कारण छोड़ा गया है। आजकल जितने प्रकार के एलर्जेंस को टेस्ट करते हैं लेबोरेटरी में, वो उनके सारे वर्ग उसमें आ गए हैं। तो इतना ध्यान देने की बात है कि इतने प्रकार के एलर्जेंस हो सकते हैं जो बॉडी में किसी न किसी ऑरिफिस से, किसी न किसी मल मार्ग से एंटर होते हैं। वो त्वचा से भी होते हैं, वो नाक से भी होते हैं, वो आंख से भी होते हैं, वो कान से भी होते हैं, वो मूत्र और मल द्वार से भी होते हैं, वो योनि से भी होते हैं, वो सब जगह से हो सकते हैं। तो इतने प्रकार के शोथ के मार्ग हैं, इतने प्रकार के जो इन्फ्लेमेटरी कॉजेज है वो सब है।
और फिर उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स क्या है। वो कफज शोथ में ये होगा और पित्तज शोथ में ये होगा और उसके बाद में ये सान्निपातिक शोथ होगा वातिक शोथ के बाद। तो इन सब को फिर एक और अध्याय बताया गया है, वो है शोथ चिकित्सा, जो 12th चैप्टर ऑफ चिकित्सा। वो सर्वांग शोथ का स्थान है। और उस सर्वांग शोथ के अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो वो जो निदानार्थकर रोग हैं, जो रॉन्ग ट्रीटमेंट से भी शोथ होता है, ये बात तो लिख दी उसने सूत्र स्थान में। और उसमें 18 टाइप ऑफ डिजीजेज लिखी है कि जो रोंगली अगर ट्रीट की जाए, है ना, सर्दी, अल्सर, विसूचिका इत्यादि, अतिसार इत्यादि, तो अगर इनका ट्रीटमेंट गलत ढंग से किया जाए तो भी शोथ होता है। क्यों? कि वो जो शोथ का कारक विष है उसका निकालने का जो शरीर का प्रयत्न है, वो आपने क्या है कि किसी ढंग से रोक दिया। इसलिए क्या है कि वो जो शोथ है वो इन निदानार्थकर कारणों से भी होता है। और ये बात वहाँ 12th चैप्टर जो चिकित्सा स्थान का है वहां लिखा है शुद्ध्यामया। मतलब इन रोगों से तो शुद्ध हो गए हैं आप, लेकिन अभी भी आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। अभक्त हैं, कृष्ण है, अबल है। और ऐसी अवस्था में यदि क्षाराम्ल तीक्ष्णोष्ण गुरूप सेवा दद्याम ऋचाक विरोधी दुष्ट गरोपसृष्टान्न निषेवणम च करेंगे, जो संसर्जन क्रम है, जो पथ्य व्यवस्था है, वो अगर प्रॉपरली नहीं मैनेज की गई तो ये सर्वांग शोथ होगा। और सर्वांग शोथ होगा तो वो क्या है कि श्लीपत में, अर्बुद में, यज्ञोपवीत, सन्निप में और आगे जाकर के विषप में कन्वर्ट होगा। उसके उस शोथ अध्याय के विस्तार देखिए आप, कहाँ तक होगा वो शोथ, है ना। और इसके बाद में भी आचार्य रुके नहीं, एक त्रिमर्मिया सिद्धि और लिख दी कि भाई ये और शोथ जो है वो आप ठीक कर देंगे, लेकिन हृदय, बस्ती और सिर के शोथ ठीक नहीं कर पाएंगे। तो ये त्रिमर्मिया सिद्धि स्थान लिखा है और उसमें वो जो शिरोरोग लिखे हैं वो लगभग असाध्य हो जाएंगे। और उसमें जो सिद्ध करना है, उसकी चिकित्सा करनी है, वहां पर चिकित्सा का उपाय ही अलग है। तो एक लिंक समझिए, आप यहाँ त्रिशोथीय लिखते हैं, फिर शोथ चिकित्सा लिखते हैं, फिर त्रिमर्मिया सिद्धि लिखते हैं। इसी तरह से जब वो धातु क्षय लिखते हैं तो फिर वो धातु प्रदोषज लिखते हैं। धातु प्रदोषज के बाद में ग्रहणीय अध्याय पढ़ना पड़ता है। तो ये जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना को समझाने के लिए मेरा उद्देश्य है। और अगर ये समझ जाते हैं, इतना जल्दी समझ जाते हैं, उतना जल्दी हम फील्ड के लिए तैयार हो जाएंगे। तो एक और अध्याय उसके बाद में वो रोगों की गणना का अध्याय है, लेकिन उससे पहले, उस रोगों की गणना से पहले कि इन रोगों की गणना की ही नहीं जा सकती, वो कहता है ता एव अपरिसंख्येया भिद्यमाना भवन्ति ही रुजा वर्ण समुत्थान स्थान संस्थान नाम भी। वो तो इन्फिनिटिव हो सकते हैं। आप आईसीडी बना रहे हैं, है ना, नमस्ते पोर्टल बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसका कोई अंत नहीं है। ये तो बहुत प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन फिर भी एक सुविधा के लिए मैं आपको एक डिवीजन बता रहा हूं कि ये डिवीजन है यहाँ पर। तो उसका क्या करें कि विकार नामा कुशलो नजरियात कदाचन नहीं सर्व विकाराणाम नामतोस्ति ध्रुवा स्थिति। हमारी एक और बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमने विकारों का नॉमेनक्लेचर तो जान लिया,
उसका नाम तो जान लिया, है ना, उसका वो जो सूत्र है, प्रोसेस है, उसका जो रूट है वो नहीं जाना, उसके जो हेतु हैं वो नहीं जाने। तो उस विकार का नाम जान करके वो रोगी केवल भयाक्रांत करने के लिए, या आपका लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो आपको उसका एक नाम बताएगा, चिकित्सा थोड़ी बताएगा वो, है, उसके निदान थोड़ी बताएगा किस कारण से हुआ है। मशीन को इतना मालूम है कि ये कंडीशन ये है, और ये यहाँ पर जो है वो फाइब्रोसिस हो गया है, यहाँ पर इंफार्क्शन हो गया है, यहाँ पर ये हो गया है, यहाँ पर ये हो गया है, ये मशीन बता देगी। यहाँ पर कैविटी बन गई, यहाँ पर ट्यूमर हो गया है, यहाँ पर एब्सेस हो गया है, और इसका साइज ये है, और इसकी लेंथ हाइट विड्थ ये है, वो तो बता देगा। लेकिन उसके हेतु क्या है, उसका डिजाइन क्या है, वो कैसे ट्रिगर होता है, और कैसे वो शांत होता है, ये उपाय आपको खुद तस्माद् विकार प्रकृति अधिष्ठानांतराणि च समुत्थान विशेषांश बुद्ध्वा कर्म समाचरे। तो बेटर यू नो द नेम, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द डिजीज समझे, उसका हेतु समझें, उसका दोष संपर्क समझें, उसका धातु इन्वॉल्वमेंट समझें, उसका दूष्य और मल का उपधातु का इन्वॉल्वमेंट समझें, उसका स्रोतस समझें, उसमें अग्नि की स्थिति को समझें, और अधिष्ठानांतराणी चाहिए, जो अधिष्ठान है और उसके अंतर हैं, उसने कितना ट्रेवल किया है, कितनी कितनी जगह को उस पैथोलॉजी ने टच किया है, वहां पर उसके इम्प्रिंट्स कहीं ना कहीं हैं। तो उन इम्प्रिंट्स को आपको एक एक करके, उसको कहते हैं अधिष्ठानांतर, और वो बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया है, अधिष्ठानांतराणि च, है ना। उसका जो रूट है वो हर एक रूट में अपना कोई फुटप्रिंट छोड़ता गया है, और वो सारे के सारे रूट को आपको एक बार एग्जामिन करना पड़ेगा। आप लेबोरेटरी को एक प्रेस्क्रिप्शन, एक टाइप्ड प्रेस्क्रिप्शन है वो देते हैं कि इसका ये एलएफटी करवा लीजिए, आरएफटी करवा लीजिए, ये यूएसजी करवा लीजिए, ये एमआरआई, ये स्कैन करवा लीजिए, और 3D 4D करवा लीजिए, है ना, ये पैट स्कैन करवा लीजिए। लेकिन वो लेबोरेटरी जो है वो आपको ये बात नहीं बता पाएगी कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ कैसे, और उसका ये जो रूट है यहाँ पर उसके इम्प्रिंट क्या है, और फिर समुत्थान विशेषांश, उसके कब तो वो ट्रिगर होता है, कब वो सबसाइड होता है, सुबह होता है, शाम को होता है, दिन में होता है, रात को होता है ना, और आधे शरीर में होता है, पूरे शरीर में होता है ना, और इससे ठीक होता है, उससे ज्यादा बढ़ जाता है। तो उसके समुत्थान क्या है, उसका उपशय अनुपशय क्या है, वो किस टाइप का है, उसका जो रिकरेंस कैसे होता है, उसका सबसाइड कैसे होता है, उसको वो ऑकरेंस कैसे होता है, ये सब चीजें समझने की बात है। तो ये बात उसने त्रिशोती अध्याय में लिखी, तब जाकर के अगर ये समझ गए हैं तो फिर आगे चलिए कि ये रोग होते हैं। तो इतनी समझ वालों के लिए वो रोग वर्गीकरण है, और उसमें रोग वर्गीकरण का पहले ही वो कह चुके हैं कि इनको सबको नहीं गिना जा सकता है ना। और ऐसा ही हो रहा है हमारे साथ में कि रोज हम एक नया रोगी देखते हैं, उसमें कुछ एक अलग कॉम्बिनेशन ऑफ द डिजीज है, एक अलग संयोग है, और उसमें हमें प्रॉब्लम हो जाती है कि इस कॉम्बिनेशन वाला तो कोई आईसीडी में या नमस्ते पोर्टल में है नहीं,
हमारे पास में भी एक ऐप है, उसमें भी हम देखते हैं। और उसमें भी क्या है कि बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये तो इसमें पूरी तरह से फिट नहीं हो रहा है। तो आपको एक सेट प्रोफार्मा दिया गया है कि इसमें ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन इस रोग में होता है। तो उस सेट प्रोफार्मा में वो रोगी नहीं रहता है। वो क्या है कि उससे इधर या उधर भी हो सकता है, उसकी संभावनाएं हैं। और उसकी संभावना में आपको वो विकार प्रकृति अधिष्ठानांतर और समुत्थान जानने पड़ेंगे, तब आप बुद्ध्वा कर्म समाचरे, तब चिकित्सा कर सकते हैं, नहीं तो चिकित्सा नहीं कर सकते। यो एतत् तृतीयम ज्ञात्वा कर्मण्यारभ्य आरभते भिषक, जो इन तीनों को जान करके कर्म शुरू करता है, वो क्या है कि कर्म से सिद्ध हो सकता है। तो यह बात आपको समझने की है। और उसके बाद अब देखिए, ये रोगाध्याय बताए, उसके बाद में भी एक और अध्याय, एक और चतुष्क है कि इन रोगों में क्या इंक्लूड नहीं है, इन रोगों में और वेराइटीज कैसे आ सकती है, और इसमें इन रोगों का निदान करने से पहले आप इन 4 चीजों को और पढ़ें। वो क्या है कि 21वां से 24वां अध्याय, 21st चैप्टर, अष्टौ निंदिती है। 22वां क्या है? लंघन विंगड़ी अध्याय सर। और उसके बाद में फिर 23वां क्या है? संतर्पणी अध्याय। संतर्पणी। और उसके बाद में विधि विधि सोनी। शोणिति। जी सर। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आपने रोगों की सारी गणना कर ली और सारे वर्गीकरण समझ लिए, आपने इंडेक्स समझ लिया, तब आपको कुछ और जानना है। वो क्या है कि उसकी लुक कैसा है, वो अप्रिशिएबल है या कंडेमनेबल है। वो अगर जैसा आम आदमी जैसा दिखता है या कुछ अलग दिखता है, वो अति कृष्ण, अति स्थूल, अति गौर, अति कृष्ण, अति लोमा, अलोमा, अति ऋष्व, अति दीर्घ अगर है, तो उसका कोई न कोई एक और कारण है। और वो हमारे यहाँ एक एंडोक्राइनोलॉजी का चैप्टर है, जिसको उस समय नाम ये एंडोक्राइनोलॉजी नहीं दिया। लेकिन ये बॉडी जो है वो नॉर्मल क्यों नहीं लग रही है, जो हमारा पेशेंट है वो नॉर्मल क्यों नहीं लग रहा है। अगर नॉर्मल नहीं लग रहा है तो उसमें कुछ कंसिडरेशन डिफरेंट है। और उसका कारण क्या है कि ये 8 प्रकार की विकृतियां उसने केवल बताई, 8। लेकिन ये 8 जो है वो केवल आपको एक इनिशियल अंडरस्टैंडिंग के लिए ले जा रहा है। उसके बाद में ये 8 के तो 80 प्रकार हो सकते हैं। आप देखते हैं बहुत सारे लोग अलग अलग दिखते हैं, तो उसमें क्या है कि आपको एक अलग ढंग से डायग्नोसिस करना पड़ेगा। और उसका जो कारण है, उसकी जो चिकित्सा है, वो भी वहां लिखी गई है। और वो चिकित्सा लिखने से वहां पर चिकित्सा अध्याय में उसकी बात नहीं की गई है, लेकिन ये सूत्र में बताया गया है आपको। और यही हमारी प्रॉब्लम है कि ये जो सूत्र है, ये तो मौलिक सिद्धांत वालों के लिए हमने छोड़ दिया है कि ये तो मौलिक सिद्धांत वाले पढ़ेंगे, संहिता वाले पढ़ेंगे। और ये तो रोग निदान के लिए आवश्यक चीज है कि, और किसी के लिए भी आवश्यक चीज है जो चिकित्सा कर रहा है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का हो, कोई भी स्पेशलिटी का हो। तो अगर ये कंडीशंस है, तो उसमें एक मेद एक एग्जाम्पल दिया है
कि अति स्थूल और अति कृश का, बाकी का एग्जाम्पल नहीं दिया है उसने, लेकिन बाकी के एग्जाम्पल हमें बनाने हैं, बाकी समझना है। क्योंकि आप देखते हैं कि सब कुछ नहीं समझाया जा सकता, एक संकेत दिया जा सकता है, और उस संकेत के माध्यम से हम कैसे आगे बढ़ते हैं, उस संकेत का सहारा लेकर के कैसे बढ़ते हैं, ये हमारी योग्यता पर डिपेंड करता है। तो उसमें कारण क्या हो सकता है कि उसमें कारण यह है कि वायु कोष्ठे विशेषतः मेद सावृत वार्गत्वात् वायु कोष्ठे विशेषता है। ये जो डिवीजन है, ये बात वात कला कलिये में कर दी थी। जो निर्देश चतुष्क का लास्ट अध्याय था, 12th चैप्टर सूत्र स्थान, उसमें ये बात कर दी गई थी कि ये जो बॉडी है, ये जो आपका पेशेंट है, इसका जो शरीर है वो एबनॉर्मल क्यों लग रहा है, कि ये वायु जो है वो सेल डिवीजन करने का कारण ये है, विभजती। वायु जो है ये उसका सेल्यूलर साइज, ऑर्गेनिक साइज और बॉडी की साइज और उसको निर्धारण करने का कारण वायु है ना। और ये वायु के कारण से जब वो कोष्ठे विशेषतः, और ये प्रारंभ जो है वो कोष्ठ से होगा, कि ये मेदसावृत हो जाएगा तब ये प्रॉब्लम आएगी। मेदसावृत कैसे होगा, कि ये जो मेदो धातु है ये एक इंटरमीडिएट धातु है, जिसमें रस रक्त और मांस पहले है और अस्थि मज्जा और शुक्र उसके बाद में। ये एक कनेक्टिंग धातु है, और इसमें ये व्यवस्था है कि वो उसका रिवर्सल भी हो सकता है। जब शरीर का जो साइज है, शेप है, उसको निर्धारण करने का धातु ये है, और उसको निर्धारण करने के लिए ये धातु जो है वो अगर रस की पूर्ति नहीं हो रही है तो वो रस में कन्वर्ट होता है, रक्त की पूर्ति नहीं है तो वो रक्त में कन्वर्ट होता है, मांस की पूर्ति करता है, फिर अस्थि में उसका स्वाभाविक कन्वर्जन होता है, फिर शुक्र तक जाता है, फिर मज्जा भी बनाता है। तो ये बात, वो जो सेंट्रल पूल है, और वो बात यहाँ पर एक बहुत छोटे से संकेत से समझाई गई है। और आजकल की सारी प्रॉब्लम, मैं जहां तक देखता हूं, हमारे कुछ विद्यार्थी केवल इस पर काम कर रहे हैं, तो ये देखता हूं कि अगर इस धातु को हम मैनेज कर लेते हैं तो ये जो एंडोक्राइंस है ये बैलेंस हो जाते हैं, और कोष्ठ को मैनेज कर लेते हैं, उसका आवरण हटा देते हैं तो ये मैनेज हो जाते हैं। और उसके लिए कुछ उपाय भी बताए हैं वहां पर, और वो उपाय है एक अंतर्विद्युति हरक्वात, जिसका नाम चक्रदत्त ने दिया है, अंतर्विद्युति हरक्वात। चरक ने उसका नाम नहीं बताया, उसने कम से कम 20-25 उपाय बताए वहां पर, और उसमें साग्नि मंत्र सब पर है ना, शिलाजितु के प्रयोग और पता नहीं कितने प्रयोग बताए हैं उसने। तो ये जो प्रयोग है ये तो बाद में बात करेंगे, या इसकी आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि अब आपके पास में और कई प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मेरा मतलब, मेरा निवेदन ये है कि यू प्लीज अंडरस्टैंड द फिनोमिना ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी विच इज गिवन इन वेरी शॉर्ट एक चैप्टर में। और उसमें जो मेद और कोष्ठ और ये अति भोजन और वो भी उसका नष्ट हो जाना है ना, वो बार बार भूख लगना, बार बार जो है उसका खाना खाना, और शरीर फिर भी सूखना या शरीर का स्थूल हो जाना, ये दोनों तीनों स्थितियां किस कारण से होती है ना। तो ये जो है, और उसके बाद में वो कहता है कि कांचित काल व्यतिक्रमात्, वो घोर व्याधियों का जनक भी वही है। क्या है, क्या लिखा है, काश्चित काल व्यतिक्रमात्
वो थोड़े समय बाद में, तो जब आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, उसको इग्नोर कर देंगे, तो वो अनेक प्रकार के घोर व्याधियों को एतौ उपद्रवौ करौ विशेषाद अग्निमारुतौ विकारान् चाश्नुते घोरान् कांश्चित काल व्यतिक्रम। अगर आपके पास शास्त्र है तो इसको एक बार लाइन को अंडरलाइन कीजिए कि अगर ये इग्नोर हुआ तो थोड़े दिन बाद में वो अनेक प्रकार के ऐसे उपद्रव करेगा जो समझ में भी नहीं आएंगे और ट्रीटेबल भी नहीं होंगे। तो ये एक संकेत है जिसको आपको अभी यहाँ पर समझ लेना चाहिए। अब ये जो अध्याय है, आप समझ रहे होंगे कि इस अध्याय में सुश्रुत तो जब शारीर स्थान में लिखते हैं निद्रा की बात, शारीर स्थान 4 में निद्रा तंद्रा की बात करते हैं, है ना, द्रंबा की बात करते हैं, और ये करते हैं सूत्र स्थान में। और सूत्र स्थान में कहाँ करते हैं? सूत्र स्थान में अष्टम निंदितीय में करते हैं कि संगनन क्या है। और संगनन जो है वो क्यों जरूरी है ना, कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बॉडी या फिजिक ऑफ द बॉडी जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, और ये कैसे बनता है, क्यों, कैसे मेंटेन होता है, कैसे रिपेयर होता है, उसमें ये भूत धात्री ताम भूत धात्री प्रवर्तन्ति तज्ज्ञा, वो एक मदर की तरह से इस बॉडी को, आपकी माँ क्या करती है कि रात को जब सब सो जाते हैं तब वो सिलाई बुनाई करती है, तब वो क्या है कि साफ सफाई करती है, तब वो घर को फिर से कल के लिए तैयार करती है ना। जब सारे बच्चे अपने अपने काम पर लग जाते हैं, सो जाते हैं, तब मदर को टाइम मिलता है कि वो अब नेक्स्ट डे के लिए कैसे प्रिपेयर करना है उसको। तो ये निद्रा का यही काम है कि वो आपको 100 साल तक हर रात ताम भूत धात्री प्रवदंती तदिया, वो रात को वो रिपेयर करती है जो दिन भर में वियर टेयर हुआ है। और इसलिए क्या है कि ये मैनेज हो जाता है, और ये इन 3 कारणों से होती है। क्या कारण है वो 3? निद्रा का कारण क्या है कि विषयेभ्यो विनिवर्तन्ते, है ना, कर्मात्मन क्लमान्वित, है ना, मन जब विषयों से हट जाए, इंद्रिय जब विषयों से विड्रा कर ले, और शरीर पूरी तरह से थक जाए, तो नींद आती है ना। और यही इग्नोर्ड पॉइंट है। आजकल हमारे बच्चे, खास तौर से आप लोगों के स्टूडेंट्स या आप लोग भी, उसको कोई इम्पोर्टेंट समझते ही नहीं है। नींद का क्या है, कभी भी ले लेंगे। बहुत सारे साधन हैं, बहुत सारे विषय है जिसमें क्या है कि मन अटका ही रहता है, वो पूरा ही नहीं होता है, और शरीर में थकाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है ना। नींद की पिल्स ले लेंगे, है ना, तो वो स्वाभाविक निद्रा नहीं होगी, वो भूत धात्री नहीं होगी। और इसके कारण से ये कॉन्स्टिट्यूशन बिगड़ रहा है। जो स्लीप डिप्राइव्ड लोग हैं वो क्या है कि अपने एंडोक्राइनोलॉजिकल डिस्टरबेंसेस को इनवाइट कर रहे हैं। ये आचार्य का निर्देश था, संदेश था। और ये इतने प्रकार की होती है, इसकी कमी से ये रोग होते हैं, इसकी अधिकता से ये रोग होते हैं, कब सोना चाहिए, कब नहीं सोना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, ये बताइए। और ये हमारी चिकित्सा से पहले बताया गया है, और हम रोगी को इसके बारे में कुछ नहीं बताते हैं। तो अगर ये नहीं बता रहे हैं तो ये हमारा काम अधूरा रह जाएगा। ये अष्टो निंदिती है।
अब लंघन वृंगणीय और संतर्पण अपतर्पणीय जो अध्याय है वो किसमें कैसी चिकित्सा करनी है। देखिए, लाघव और वृंगण, इस शरीर में दो ही क्रियाएं हो सकती है कि या तो इस शरीर में लघु गुण से लाघव आता है और गुरु गुण से जो है वो वृंगण होता है। अब और शरीर में जो पदार्थ हैं हमारे पास में, जो भोजन के पदार्थ हैं, वो भी हल्के और भारी दो ही तरह के हैं, लघु और गुरु। तो इनसे चिकित्सा का एक वर्ग निर्धारित कर दिया है कि दो ही वर्ग की चिकित्सा हो सकती है कि या तो उसमें लघुता लानी है या गुरुता लानी है, या तो उसका क्षय करना है या वृद्धि करनी है, या उसमें आम विष को निकाल करके उसको थोड़ा हल्का करना है, या कुछ उसको जो है वो क्षीण हो गया है तो उसको फिर से बढ़ाना है। मतलब क्या है कि रूक्ष जो है वो स्नेह का कंज्यूमर है, जो रूक्ष है वो लघुता लाता है, और जो स्नेह है वो गुरुता लाता है। और जो स्नेह है वो अगर अधिक हो गया है तो गुरुता लाता है, लघु अगर अधिक हो गया है रूक्ष तो लघुता लाता है। तो उसको बैलेंस कैसे करना कि शरीर में जब कोई भी काम इफर्टियस हो जाए तो उसको क्या है कि हम समझें कि अब इसको पोषण की जरूरत है, अब उसको न्यूट्रिशन की जरूरत है, अब उसका भोजन काल उपस्थित हो गया है, अब उसको तर्पण की जरूरत है, वृंगण की जरूरत है। और अगर ऐसा हुआ है कि वृंगण हो गया है, सेटाइटी है, सेचुरेशन है, तो उसको लंघन करवाना है। और ये लंघन के कारण से होने वाले रोग ये हैं और वृंगण के कारण से होने वाले रोग ये हैं। कहाँ पर लंघन, कितना लंघन करवाना चाहिए? चतुष्प्रकारा संशुद्धि पिपासा मारुता तपहु पाचनान्युपवासस्य व्यायामश्चेति लंघनम। इतने प्रकार के लंघन हो सकते हैं, इतने प्रकार के वृंगण हो सकते हैं। ये संतर्पण कब करना है, अपतर्पण कब करना है, गुरु तर्पण कब करना है, और गुरु अपतर्पण कब करना है, लघु अपतर्पण कब करना है, ये एक और अध्याय है। कि बहुत सारी व्याधियां संतर्पण जन्य है, बहुत सारी व्याधियां अपतर्पण जन्य है, बहुत सारी डेफिशिएंसी डिजीज है, बहुत सारी जो है वो एक्सेसिव एक्यूमुलेशन से है। तो इन व्याधियों का एक वर्ग निर्धारित कर दिया है कि ये लंघन चिकित्सा से, ये वृंगण चिकित्सा से, ये संतर्पण के कारण से, ये अपतर्पण के। तो संतर्पण जो है वो पैथोलॉजिकल भी हो सकता है और संतर्पण जो है वो चिकित्सा भी हो सकती है ना। तो ये उस चिकित्सक पर डिपेंड करता है कि वो पैथोलॉजी करने वाला संतर्पण हो गया है, संतर्पण विकार का कारण बन गया है, या अपतर्पण विकार का कारण। अब इतने सारे चैप्टर लिखने के बाद भी एक चैप्टर बाकी है, वो ये है कि विधि शोणितीय। विधि शोणितीय अध्याय का मतलब क्या है कि ये जो रक्तम जीव स्थिति सुश्रुत कहते हैं कि ये जो ब्लड है यही एक लिविंग टिश्यू है जो पूरे शरीर के सेल्स को लाइफ डिस्पेंस करता है। और चरक कहता है कि युनक्ति प्राणिनाम प्राण शोणितम यनु वर्तते। ये शोणित का अनुवर्ती है, ये प्राण जो है ये उस शोणित में रक्त रहता है, जो क्या है कि शरीर को प्राण से योग जोड़ता है। युनक्ति योजयति प्राणान, है ना, और पूरे शरीर में हर एक सेल तक ये जो रक्त है यही काम ये करता है। ये प्रॉपर होना चाहिए, ये विधि पूर्वक होना चाहिए। और इसमें अगर कोई टॉक्सिसिटी है तो फिर उसके कुछ तीन रोग हैं, मद, मूर्छा और संन्यास। मतलब उसकी चेष्टा हानि होगी, उसकी संज्ञा हानि होगी,
और उसकी कॉन्शियसनेस तक की हानि हो जाएगी। तो उसमें लाइफ का खतरा है। इसलिए ये अध्याय तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? कि ये इन कारणों से होगी, इस स्रोतस में होगी, और इसकी चिकित्सा ये है। और एक और आश्चर्य की बात यह है कि हमने सारे प्रकार के दोष, दूष्य, धातु, इन सब के लक्षण देखे, फिर भी रोग समझ में नहीं आ रहा है। तो रक्तजांच तान विभाव, ये वो कहता है कि अगर कोई डायग्नोसिस किसी कारण से नहीं हो रहा है और दोष धातु मलों के या उपधातुओं के लक्षण उसमें नहीं मिल रहे हैं, तो उसको रक्तज मानना चाहिए। और उसकी चिकित्सा भी अलग है कि नात्युष्ण शीतम हित दीपनीयम, है ना। अब कफ में ये करना है, वात में ये करना है, पित्त में ये करना है, लेकिन रक्त में कुछ अलग करना है। तो ये जो अध्याय है, ये आपके चिकित्सा में जो एक अंडरस्टैंडिंग फेल्योर हो सकता है, उसके लिए सप्लीमेंटेड किया गया है। तो ये अध्याय जो है वो इतना जरूरी है। और इस अध्याय को आप देख रहे हैं कि मॉडर्न लेबोरेटरी का जो मैक्सिमम पार्ट है डायग्नोसिस का, वो रक्त है। और उसमें रक्त से ही हम लिवर का, किडनी का, या बोन का, या और लिपिड्स का, या हार्मोन्स का एक असेसमेंट करते हैं। क्यों? कि वो विधि पूर्वक है या नहीं है, यही तो जानना है। और उसमें क्या नहीं है और क्या ज्यादा है, यही तो जानना है। और हमारे यहाँ पर ये एक हिमेटोलॉजी और ब्लड की बायोकेमिस्ट्री या सीरोलॉजी, ये डिपार्टमेंट ये है ना। और इसलिए इसका नाम लिखा है सोणित। सोणित का मतलब हिमेटोलॉजी। और जब सीरोलॉजी की बात करते हैं तो वहां पर नाम लिखा है रक्त। जो रस से प्राप्त हुआ है वो रक्त। और सोनित, जिसमें क्या है कि जीवन है। ये जो तीन सेल हैं, जिसको आप ल्यूकोसाइट, इरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, वो है सोनित। और उसका जो प्लाज्मा है वो है रक्त। इसलिए इस अध्याय में वो तीन सेल इंपॉर्टेंट हैं। और जो रुजा का स्थान है वो है रुधिर। और जो आयरन डिफिशियंसी है वहां पर है, उसका नाम लोहित। ठीक है ना। और रुजाद को धारण करने वाला पेन का जहां कारण है, जहां पर ब्लड का सर्कुलेशन होता है वहां पेन होगा। और उसके कारण से वो एक और नाम है अस्त्र। जो च्युत हो गया है, अपने स्थान से प्रचलित हो गया है, जो अपनी कैपिलरी से बाहर आ गया है, उसको कहते हैं अस्त्र। तो इतने साइंस का इतना डेप्थ जो है, वो आपको उन उससे समझ में नहीं आएगा। तो शोणित, रुधिर, अस्त्र, रक्त और लोहित। रक्त पित्त में वो बात कर रहे हैं लोहित वहानान स्रोतसाम। और गुल में बात कर रहे हैं रक्तम ही व्यमलताम याति तच्च नास्ति न चास्ति रुक, है ना। और कई जगह अस्त्रिकदर, वहां पर अस्त्र वो प्रचलित है, वो अस्त्रिकदर है ना। तो ये बात समझने की। और यहाँ, केवल यहाँ पर, और कहीं नहीं है शोणित शब्द का प्रयोग। वहां सुश्रुत लिखता है शोणितादपि वा नित्यम देह एतेस्तु धार्यते।
सुश्रुत लिखते हैं कि शोणित जो है वो भी चौथा दोष मानने में कोई आपत्ति नहीं है। क्यों? कि ये जो तीनों सेल हैं यही जीवन का आधार है, इसी में जीव रहता है, इसी में जीव रक्त रहता है। ठीक है, तो ये अध्याय, अगर इस अध्याय के, अब वो रोग क्या होंगे कि मद, वो 6 प्रकार के मद, वातिक, पैतिक, श्लेष्मिक, विषज, रौधिर और मध्यज। और जो मध्यज मद है वो मदात्य में फिर से लिखा है, और जो विषज मद है वो विष चिकित्सा में लिखा है, और जो शोणित मद है, रोधिर मद है, वो अनेक जगह पर लिखा गया है, रक्त पित्त में विशेष रूप से। लेकिन वातिक, पैतिक और श्लेष्मिक मद क्यों जरूरी है? कि सक्तानल्पद्रुताभासम चलत स्खलित चेष्टितम, यदि उसकी गेट का डिस्टरबेंस है, उसकी स्पीच का डिस्टरबेंस है, वहां से आप रोग का निदान कर सकते हैं। वो शोणित की दृष्टि के कारण से है, आप हमेशा न्यूरोलॉजी में मत ढूंढिए उसको। ये तो उसका इंटॉक्सिकेटेड ब्लड है, जो क्या है कि ब्रेन के फंक्शंस को सही ढंग से नहीं करने दे रहा है, और इसका कारण मद है। और अगर वो एग्रेसिव हो गया है, अगर वो वायलेंट है, तो उसका कारण ये भी हो सकता है। हमेशा उन्माद और में मत जाइए। तो ये बात वहां पर वो कहती है कि संप्रहार कलिप्रियम, है ना, पित्त दुष्ट जब होता है तो संप्रहार कलिप्रियम, वो वायलेंट हो जाता है। तो इसका कारण वो ब्लड का इंटॉक्सिकेशन है, जो क्या है, और वो पित्त से है। और स्वल्प असंबद्ध वाक्त्वम वचनत्वम, इरिलेवेंट टाक कर रहा है, और मंद हो गई है उसकी क्रियाएं, तो ये कफ की अधिकता हो गई है उस रक्त में। ये कोई कफज उन्माद नहीं है। तो ये बात समझने के लिए आपको ये एक अध्याय बताया गया है। इसके बाद अन्नपान विषयक अध्याय के बारे में तो आपको मैं क्या बताऊं, वो पूरा का पूरा एक चिकित्सा विज्ञान है। क्योंकि आरोग्यम भोजनाधीन, काश्यप कहते हैं कि हमारा जो आरोग्य है वो भोजन के अधीन है। टाइम हो गया क्या? हैं? 7:11 अभी टाइम है। तो भोजन कैसा होना चाहिए? चरक कहते हैं आहार संभवम वस्तु रोगाचार संभवा। ये जो शरीर है, इसका हर एक इंग्रेडिएंट, वस्तु, इसकी हर एक कमोडिटी वो आहार से बनी हुई है। और जो रोग है उसका हर एक घटक वो भी आहार से बना हुआ है। आहार का मतलब केवल भोजन नहीं है। आप समझिए एक बार, यहाँ पर आहार का मतलब आप देखिए उस अध्याय में, यज्ञ पुरुषी अध्याय में, उसमें बहुत सारी बातें। तो आहार का मतलब ये है कि जो आहरण किया जाता है, चाहे वो मुख से, चाहे वो इंद्रियों से, चाहे वो मन से, चाहे वो बुद्धि से, जिसका आहरण किया जाता है उससे ये शरीर बनता है। और अगर वो हितकर है तो शरीर बनता है, वो अहितकर है तो रोग बनता है। हिताहित विशेषाश्च विशेष सुख दुख, अगर वो हितकर है तो सुख का कारण है, और वो अहितकर है तो दुख का कारण है।
अब इसको आप क्या श्लोक समझेंगे? ये तो मंत्र है, ये तो। और मंत्र का जाप करना पड़ता है, रोज पढ़ना पड़ता है, सिद्ध करना पड़ता है इसको। लेकिन केवल जाप करने से नहीं होगा, है ना? उसको क्रिया में परिवर्तित करना पड़ता है और उसका प्रयोग करना पड़ता है, और प्रयोग करने के लिए समझना पड़ता है। और इसीलिए हमारे स्टूडेंट्स तो तृप्त हो गए हैं, मोक्ष मिल गया है उनको कि पीजी में एडमिशन हो गया, अच्छे इंस्टीट्यूट में हो गया, तो अब तो क्या करना है, जिंदगी बन गई, अब तो पास तो हो ही जाएंगे, डिग्री तो मिल ही जाएगी। और किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में पोस्टिंग हो गई, तब और भी हायर डिग्री का मोक्ष हो गया। अब तो कुछ करना ही नहीं है, अब तो अपने आप डीएससीपी है और प्रमोशन हो ही जाएगा। लेकिन ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होगा, है ना? क्रिया के बिना भी नहीं होगा, कर्म के बिना भी नहीं होगा। तो इसलिए डियर फ्रेंड्स, प्लीज अंडरस्टैंड कि ये 4 प्रकार के आहार हैं जो शरीर के 4 घटकों से लिए जाते हैं। वो हित होना चाहिए। और हित क्या है, हिततम क्या है, और अहित क्या है, और अहिततम क्या है, ये यज्ञपुरुषी में बताया गया है 25वां अध्याय 25th चैप्टर में। सॉरी। तो ये अध्याय बहुत बड़ी संभाषा के बाद लिखा गया है। कितने सारे ऋषियों को पूछा गया आत्रेय के द्वारा कि ये शरीर बनता कैसे है। कोई कहता है स्वभाव से बनता है, कोई कहता है कर्म से बनता है, कोई कहता है आत्मा से बनता है, कोई कहता है माता पिता से बनता है ना? कोई कहता है कि बीज से बनता है, कोई कहता है कि ये तो भाग्य से बनता है ना? कोई कहता है कि पांच भौतिक है। अलग अलग आचार्यों ने अपने, वो सब सही है, लेकिन आचार्य इसको कहते हैं कि ये वाद विवाद में मत पड़ो, एक पक्ष पे मत रहो। ये जो शरीर आप सबने जो कहा उन सब से बनता है। ये शाम एव ही भावाना संपत संजने नरम तेसाम एव विपद व्याधि विविधान समुदीरये। संपत से शरीर बनता है और विपद से नष्ट हो जाता है। संपत का मतलब क्या है कि जिन भावों की प्रशस्त भावों से, प्रशस्त भावों के संयोग से ये शरीर बनता है, और अप्रशस्त या दुष्ट भावों के संयोग से ये शरीर नष्ट होता है। कोई चीज, ये आइंस्टीन भी यही कहते हैं कि क्रिया तो बराबर होती है, जब तक उसमें कोई बाधा नहीं डालेगा तब तक क्रिया है। तो एक, ये तो पदार्थ जो है वो हमेशा एनर्जी में कन्वर्ट होगा, है ना? एक प्रोसेस है उसका, और इसकी एक इन्फिनिटी है कि वो लगातार होता रहेगा जब तक कि उसमें कोई बाह्य कारण। तो शरीर जो है वो तो अपने आप बनेगा और स्वस्थ होगा, क्योंकि उसके उत्पादक भाव, उसके संयोगी भाव हैं और प्रशस्त भाव हैं, तो वो शरीर बनता है। उसको कहते हैं संपत्ति। और अप्रशस्त भाव है या दुष्ट भाव हैं, जो शरीर को बनाने वाले भाव हैं, वो सीमेंट सही नहीं है, वो ईंट भी सही नहीं है, उसको संयोजन करने वाला भी सही नहीं है, तो वो मकान कैसे बन सकता है? बनेगा तो टूट जाएगा। वो पुल बहुत रोज गिरते हैं हमारे यहाँ। तो क्यों गिरते हैं?
कि अप्रशस्त भाव से बने हुए हैं, और जो बहुत हजारों साल पहले बने थे वो अभी भी बने हुए हैं। क्यों? कि वो प्रशस्त भाव से बने हुए हैं। तो ये साम एव ही भावानाम संपत संदने नरम। जिन जिन भावों की, एक भाव नहीं, दो भाव नहीं, ये सब जितने आपने विचार किए हैं, ये स्वभाव, ये माता, ये पिता, ये बीज, ये पंचमहाभूत, ये कर्म, ये आत्म तत्व, है ना, ये सब का अगर संपत्त होता है तो ये शरीर बनता है, और सबका अप्रशस्त भाव होता है तो शरीर नष्ट होता है। और इस संपत्त को बनाए रखने के लिए, इस प्रशस्ति को बनाए रखने के लिए ये कुछ निर्देश है कि ये अपने अपने ग्रुप के बेस्ट जो है वो ये है कि ये हिततम है और ये अहिततम है ना। शूक धान्य क्या, सही समी धान्य क्या, फल वर्ग में क्या, है ना, दुग्ध वर्ग में क्या, इक्षु वर्ग में क्या, मधु वर्ग में क्या, इवन जल वर्ग में क्या श्रेष्ठ है, सुरा वर्ग में क्या श्रेष्ठ है, मांस वर्ग में क्या श्रेष्ठ है, और उड़ने वाले पक्षियों के मांस रस में क्या श्रेष्ठ है, जो आप्य, जो एक्वेटिक एनिमल है उसमें क्या श्रेष्ठ है, जो जल पे रहने वाले, जो थल पर रहने वाले जो है उसमें क्या श्रेष्ठ है, और उसका कौन सा अवयव श्रेष्ठ है और क्यों श्रेष्ठ है, इतना डिटेल है। और उसमें भी चावल की इतनी सारी रस्में, किसमें 18 प्रकार के तंडुल, और उसमें श्रेष्ठ क्या है, अश्रेष्ठ क्या है, और इसके अलावा कुधान्य वर्ग भी, क्षुद्र धान्य क्या है, जिनको आजकल मिलेट्स कहते हैं, और है ना, दूसरे तरह के आहार भी काम में लेते हैं। तो इतना डिटेल, और उसमें भी फिर संयोग करना, गुरु का लघु बनाना, लघु को गुरु बनाना, है ना, उसकी मात्रा का विचार करना, उसका संस्कार करना, वो कैसे करना। तो ये अन्नपान विषयक और ये अध्याय है। एक बीच में एक अध्याय छूट गया, वो है आत्रेय भद्र काव्य, एक और संभाषा, एक और सिंपोजियम, बहुत सारे ऋषियों को बुला करके की गई, और ये किया गया कि ये रस गुण वीर विपाक का निर्धारण करना है। तो आत्रेय भद्र काव्य अध्याय 26 चैप्टर। तो अन्नपान विषय का अध्याय लिखने से पहले कि रसगुणी वीर विपाक के आधार पर निश्चित होता है कि ये प्रशस्त है और ये अप्रशस्त है। क्यों? कि ये बड़ा इंडिविजुअलाइज्ड मैटर है। देशम दूष्यम बलम कालम प्रकृतिम अनलम वयः सत्वम सात्वम तथा प्रकृतिश्च पृथक विधा सूक्ष्म सूक्ष्म समीक्षेशम दोष। ये बात तो अष्टांग हृदय की है 12th चैप्टर में। लेकिन ये बात चरक भी लिखता है अलग जगह पर कि किसके लिए कौन सा रस कब तक श्रेष्ठ है और कब अश्रेष्ठ हो जाएगा, कौन सा वीर्य, कौन सा विपाक, कौन सा गुण किसके लिए क्या श्रेष्ठ है, ये डिपेंड करता है उस इंडिविजुअल पर। उसका देश दूष्य बल काल वय इत्यादि क्या है, उसका साथ में क्या है। इसलिए ये एक चैप्टर जो है वो एक कस्टमाइज आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। उसका जो आहार है वो भी आपको, और हमारे यहाँ तो अब आजकल एक पैटर्न बन गया है कि इतना फूड माइग्रेट हो रहा है कि जो कॉन्टिनेंटल और इंटरकॉन्टिनेंटल और पता नहीं थाई फूड और वियतनामी फूड और मैक्सिकन फूड और, है ना,
और साउथ इंडियन फूड और नॉर्थ इंडियन फूड और सब जगह मिल रहा है। और आप कहो तो ये सारे के सारे सप्लाई करने वाले कहीं से भी ला देंगे, अमेरिका से भी ला देंगे, है ना। और इटालियन फूड और सब सब ला देंगे बिना ये विचार के कि उसका सात्मीकरण कैसे होगा, उसका अडेप्टेशन कैसे होगा। अभी वहाँ चर्चा चल रही थी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में 2 दिन पहले, तो यही बात है कि हमारा जो प्रकृति है, जो कॉस्मिक रिलेशन है, एंकरिंग है, उससे हम प्राण, उदक और अन्न लेते हैं। उसमें हम एयर, वाटर और फूड लेते हैं। उसके लिए हमारे पास 3 स्रोत है, और अनफॉर्चुनेटली ये तीनों ही पॉल्यूटेड है। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और फूड का एडल्ट्रेशन। तो ऐसे में वो जब रॉ मटेरियल जिसको हम नेचर से ले रहे हैं वो अगर अप्रशस्त है, तो वो प्रशस्त भाव कैसे बनेंगे इस शरीर के। और ये रोगों का कारण है। इसलिए हमारा साइंस जो है वो लगातार काम कर रहा है, उसके बावजूद भी रोग कम नहीं हो रहे हैं। बहुत सारा पैसा दुनिया भर में लग रहा है कि किसी तरह से रोगों पर विजय पाया जाए। और ये बात वहां से, ब्रह्मा से शुरू हो गई है। कस्यात् तेषां समोपाय, है ना, कि इनके समन के उपचार उपाय क्या हैं, है ना। वो शक्र इंद्र के पास में गए। तो तब से हम लगातार अब तक लगे हुए हैं, फिर भी रोग बढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य खत्म हो रहा है। हाँ, लाइफ इंक्रीज हो रही है लेकिन उसकी क्वालिटी खराब हो रही है। तो इसका कारण क्या है? कारण ये है कि यही अप्रशस्त भाव है। ये सा में वही भावानाम संपत संजने नरम। वो संपत नहीं है, वो प्रशस्ति नहीं है, विपत है। इसलिए क्या है कि इसका डिजेनरेटिव चेंजेज हो रहे हैं। तो इसलिए क्या है कि ये अध्याय इंपॉर्टेंट है। और वो इंडिविजुअल के लिए वो आत्रेय भद्रकाप्य अध्याय इंपॉर्टेंट है। और उसमें एक और लास्ट में एक अपेंडिक्स है, वो है विरुद्ध आहार। कि इतने 18 प्रकार के विरुद्ध आहार हैं। मतलब ये ठीक है कि वो विपत है, अप्रशस्त है, लेकिन उसका कॉम्बिनेशन तो अच्छा होना चाहिए। उसका जो संयोग विरुद्ध, देश विरुद्ध, मात्रा विरुद्ध, काल विरुद्ध, संस्कार विरुद्ध, ये कम तो नहीं करें कम से कम। क्यों? कि ये जो विरुद्ध आहार है ये तुरंत रोग को उत्पन्न करने वाले नहीं है, है ना। क्योंकि वो क्या है कि वो शरीर में इतने व्यभिचारी या दुर्बल कारण हैं कि उनसे रोग उत्पन्न नहीं होंगे। लेकिन रोग, और इसलिए वो विरुद्ध आहार करते जाते हैं। तो कब होंगे? कि संतान दोषस्य तथैव मृत्यु, ये सांड्यान देवी सर्पदकोदराणाम। ये कब होंगे? कि ये संतान में होंगे, क्योंकि ये सेटल हो रहे हैं अभी, अस्त्राव्य हैं, ये शरीर से न निरहरति कायतः, वो शरीर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। क्यों? कि उनमें बहुत पोटेंशियल नहीं है, वो प्राधानिक कारण नहीं है। तो वो अभी सेटल हो रहे हैं, और सेटल होते होते रस से शुक्र में जाएंगे। और शुक्रम ही दुष्टम सापत्यम सदारम बाधते नरम। और यदि शुक्र दृष्टि हो गई है तो संतान दृष्टि भी होगी। वो माइग्रेट करेगा, जेनेटिक माइग्रेशन होगा। तो आचार्य एक संदेश दे रहे हैं
कि ये विरुद्धाहार जो है वो इतने साइलेंट किलर है कि एक जनरेशन तक इनका पता नहीं चलेगा, और दूसरी जनरेशन में क्या है कि ये प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसलिए आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, काइंडली and train the people to avoid this viruddhahar to save the next generation, है ना। अपनी जनरेशन को आन दे, सांड। पहली बात तो यह है कि वो शुक्र जो है वो इतना दुष्ट होगा कि सांड हो जाएगा, मतलब इम्पोर्टेंसी, स्टेरिलिटी, इनफर्टिलिटी ये हो जाएगी। ये अच्छी बात है कि कम से कम वो जनरेशन ही नहीं होगी, और ऐसा हो रहा है। पूरी दुनिया में जो बर्थ रेट है या वो कम हो रही है। बहुत सारे देश तो इसके लिए परेशान है। कारण क्या है कि ये विरुद्धाहार, सांड्य पहला लक्षण है। आंध्य, मेरे भी चश्मा लगा है, ज्यादातर लोगों की आंखें जो है वो समय से पहले खराब हो रही है। कुछ तो ब्लाइंड ही हो जाते हैं, कुछ को क्या है कि अलग अलग तरह की दिक्कतें हैं, और लास्ट में सिरोसिस और बहुत सारे दकोदराणाम, और लास्ट में लिखा संतान दोष, संतान दोष होगा इसमें। ये जो विरुद्ध आ रहे हैं इससे संतान दोष होगा, और संतान में ये लक्षण होंगे, और आपको इससे बचना चाहिए। ये इसलिए आचार्य का संदेश है। उसके बाद अन्नपान विषय का अध्याय इतना डिटेल है कि हर एक वर्ग जो हम आहार में लेते हैं, घृत वर्ग, दुग्ध वर्ग, तैल वर्ग, दधि वर्ग, सब लिखा है, और उसके बारे में एक शंका निर्णय होना चाहिए। उसके बाद में उनका उपयोग कैसे करना चाहिए, और कंक्लूड किया है विविधाश्रित पीति से। विविधाश्रित पीति का मतलब क्या है कि हम इतनी वैरायटी ऑफ द फूड और ड्रिंक्स और वैरायटी लेते हैं। असित, पीत, खादित, लीट, इतने प्रकार से लेते हैं, और भी कई प्रकार हो सकते हैं। चोष्य, चर्व्य, अनेक प्रकार हो सकते हैं। तो वो शरीर में क्या करता क्या है, देखिए ये फिजियोलॉजी का चैप्टर है पूरी तरह से, लेकिन फिजियोलॉजी को वहां पर नहीं छोड़ा, वो पैथोलॉजी में कैसे कन्वर्ट होता है वहां तक ले गया है आचार्य, और उसकी चिकित्सा क्या होनी चाहिए वहां भी बता रहा है कि किस तरह से ये कितनी कलाओं में कितने समय में ये आहार जो है वो कालवत अनवस्थित एक चक्रवत परिवृत्ति, एक साइक्लिक ट्रांसफॉर्मेशन से किस तरह से दोष धातु मलों में, उपधातुओं में और अवयवों में कन्वर्ट होगा, और किसको कैसे पोषण मिलेगा, कब तक बनेंगे, और ये धातु जो है वो एक के बाद में एक कैसे बनेंगे, और इन धातुओं का बनने का क्रम क्या है, कितना टाइम में बनेंगे, कितनी कलाओं में बनेंगे, और किस किस ढंग से बनेंगे। इसमें टीका में अगर आप पढ़ेंगे तो वो क्या है कि किस तरह का वर्ण परिवर्तन होगा, ये भी तक बताया है कि वो श्वेत है, वो पीत होगा, फिर वो रक्त होगा, फिर उसके बाद में वो हरित होगा, और फिर उसके बाद में वो आरिद्र होगा, फिर कृष्ण होगा। मतलब शरीर में कितने प्रकार के वर्ण का कारक ही है धातु। इसको थोड़ा संक्षेप डिटेल में समझेंगे तो आप पढ़ लेंगे। और इसके बाद वो धातु प्रदोषज विकार की बात भी करते हैं, और धातु प्रदोषज नहीं, धातु प्रदोष जो है वो वहां तक रुकेगा नहीं। अगर धातुओं में कोई टॉक्सिसिटी हो गई है तो वो क्या है कि प्रोग्रेसिव है, और वो इंद्रिय तक जाएगी। सेंसरी जो डैमेज है वो भी होगा, और सेंसरी डैमेज पर नहीं रुकेगी, वो माइंड का भी डैमेज करेगी। वो जो मन के चिंत्य विचार, ये देह संकल्प है, उनको भी कमजोर करेगा नेक्स्ट स्टेज पर,
और उसके बाद में भी वो बुद्धि के धीर धृति स्मृति के ऊपर भी जाएगा। तो आहार ये वहां पहुंचेगा तो विकार भी वहां पहुंचेगा, और विकार के पहुंचने की उस प्रक्रिया को, उस डेप्थ को बता रहा है आचार्य इस विविधासित द्वितीय में, कि व्हाट यू ईट, व्हाट यू इंटेक, है ना, दैट विल ट्रांसफॉर्म अंटिल द अव्यक्त। वो लगातार ट्रांसफॉर्म होता जाएगा, और वो ट्रांसफॉर्मेशन चाहे वो प्राकृत है या वैकृत है, वो जाएगा इंद्रिय और मन और बुद्धि तक जाएगा, वो आत्म तत्व तक जाएगा। इसलिए ये एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत सारे विकारों की, बहुत सारे रोगों की संप्राप्ति नहीं समझ पाते। ये इन 4 अध्यायों पर डिपेंड करती है कि इन 4 अध्यायों को अगर आप समझ लेंगे तो उसकी संप्राप्ति समझ लेंगे कि वो यज्ञ पुरुषीय सही नहीं था, वो आत्रेय भद्र काव्य सही नहीं था, उन रसों का अतियोग हो गया है, उन गुणों का अतियोग हो गया है, उनका संस्कार मात्रा देश काल के परिणाम स्वरूप ठीक ढंग से नहीं सेवन किया गया, उसके वर्ग में जो श्रेष्ठ था वो नहीं लिया गया, है ना। तो फिर ये परिवर्तन होंगे और ये परिवर्तन आगे तक जाएंगे। अब एक और प्रक्रिया है, ये अनुलोम प्रक्रिया। एक और प्रक्रिया ये है जो यक्ष्मा में, राजयक्ष्मा में बताइए, शोष में, कि वो सीधे ही बुद्धि और मन से एंटर होते हैं। हमारे पास में एक छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट है, मोबाइल या लैपटॉप, उसमें बहुत सारी फेक इंफॉर्मेशन सीधे बुद्धि और मन में जा रही है, और वहां से हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है, वहां से दोष की शुद्धि है, वो गड़बड़ हो रही है। तो वो पहला कारण बुद्धि हो सकती है, और अंतिम कारण भी बुद्धि हो सकती है, लेकिन अंत में इस शरीर में ही वो रोग आएंगे और शरीर से ही बुद्धि तक जाएंगे। तो ये एक प्रक्रिया है। इसीलिए क्या है कि ये सारे व्यापार जो है वो किस क्रम से हो रहे हैं, अनुलोम क्रम से हो रहे हैं या प्रतिलोम क्रम से हो रहे हैं, इसको हम नहीं जान पा रहे हैं। और इन सब के कारण से ये बड़ी समस्या हो रही है। तो अब आज मैं सोचता हूं कि बहुत अच्छे चैप्टर है ये। मैं आपसे निवेदन ये करता हूं कि इनको थोड़ी गंभीरता से समझें। इसके बाद में 2 केवल चैप्टर है सूत्र स्थान में, संग्रह अध्याय, वो थोड़े और ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में हम कल सुबह बात करेंगे। और यदि आपको अभी भी कोई शंका है तो आप अपना प्रश्न उपस्थित कर सकते हैं, थोड़ा हैंड रेज कीजिए। तो मैं समझता हूं कि मैंने अपने गुरु से जो कुछ भी मेरी तुच्छ बुद्धि में सीखा है उसको मैं कन्वे कर पाया हूँ। देखिए, गुरु की महिमा तो अपार है। उन्होंने जो हमें बताया उसको हम पूरा का पूरा ग्रहण कर लें ऐसा तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी जितना कुछ मैंने ग्रहण किया है, जितना कुछ मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो आपको कन्वे किया है, और उसमें आप ग्रहण कर लें इसकी मुझे अपेक्षा है। थैंक यू। नमस्ते सर, मेरा एक प्रश्न है। ये आहार काल के विषय में है, आहार के विषय में है। जैसे आयुर्वेद के हिसाब से तो हमें अग्नि के हिसाब से ही अपना भोजन को ग्रहण करना है। पर जैसे अभी जैसे सोशल मीडिया में देखते हैं या तो इसमें ऐसा बताते हैं कि जैसे दोपहर जो अ, आयुर्वेद में जैसे बताया गया है कि ये पित्त का काल है, स्वाभाविक काल है। तो इस समय पे आपका जो भोजन है वो हेवीएस्ट भोजन होना चाहिए। तो ऐसा बताते हैं, इसके विषय में थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए सर। देखिए, ये बात सही है कि 2 भोजन काल हैं।
और भोजन काल के बीच में क्या है कि एक बहुत अच्छा अंतर भी रहना चाहिए। और ये सब क्रिया जो है वो दिन में होनी चाहिए, रात्रि में नहीं होनी चाहिए। और बेटर तो ये है कि संध्या काल और प्रातः काल होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि देश काल की परिस्थितियां, ये बात प्रारंभ से पहले अध्याय से कही है कि देश काल की परिस्थितियां के अनुसार समय और मात्रा होती है। और यही बात कहते हैं कि इंडिविजुअलाइजेशन भी है और बहुत सारे परिवर्तन हो गए हैं। अब लोग बाग का दिन किसी का 8 बजे शुरू होता है, किसी का 10 बजे शुरू होता है, और बहुत थोड़े से लोग हैं जिनका दिन जो है वो ब्राह्म मुहूर्त से शुरू होता है ना। जिनका ब्राह्म मुहूर्त से शुरू होता है उनका संध्या में उनका दिन समाप्त हो जाता है। जिनका दोपहर में 10 बजे शुरू होता है उसका अर्धरात्रि और है ना पूर्वाह्न तक चलता रहता है। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि ये बड़े इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है, और वैद्य का यही दायित्व है कि उस इंडिविजुअल ने अपनी आदतें नहीं बदली तो ऐसी परिस्थितियों में भी वो उसको क्या दे। लेकिन हम आइडियल की बात करते हैं तो ये बात जो आपने कही वही सही है कि पित्त काल में भोजन करना चाहिए। लेकिन पित्त काल किसका कब शुरू होगा, ये तो वो स्विच ऑन करेगा तब से शुरू होगा ना। उसने अपनी लाइफ का स्विच ऑन ही 10 बजे किया है, कब काल नष्ट ही हो गया है, तो अब फिर से एक कफ काल का पार्ट जो भी है वो शुरू होगा, तब जाकर के वो 10 बजे से 11 बजे कैसे भोजन कर सकता है। उसको कम से कम 3 घंटे उसको अवेयर करने में लगेगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये बड़ी इंडिविजुअलाइज बात है। और इसीलिए वो आचार्य वाग्भट के आते आते ये बात होगी कि दो देशम दूष्यम बलम कालम प्रकृतिम अनलम भया, है ना। इस पर डिपेंड करता है। लेकिन आइडियल क्या है, उसको कैसे करना चाहिए। अगर रोगी है तो उसको आपको फिर से उसको करेक्शन के लिए बोलना चाहिए, कम से कम भोजन के बारे में। क्यों कि इस पर सबसे ज्यादा स्ट्रेस दिया गया है ना। मात्रा स्थिति से लेकर के और त्रिविध कुक्षीय तक और विविधाशित प्रीतीय तक और उसके बाद में भी आगे। तो ये जो चैप्टर है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और यू कैन सजेस्ट जस्ट सजेस्ट, है ना, what corrections are required, है ना। if you can do then it will be easy to treat, है ना। और अगर नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी परिस्थिति है जो आपने बना रखी है या उससे आप मिटिगेट नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, फिर इस तरह से कीजिए। तो डिपेंड करता है, ठीक सर है। जैसे ये गृहिणी चैप्टर में एक वर्ष है, तो इसमें ऐसा बताया है उन्होंने कि अम, जैसे कौन सा था, हृदय पुंडरीक वत वाला जो सूत्र है सर। हाँ एकदम बिल्कुल सही। आपकी आवाज कम आ रही है, थोड़ा सा लाउड बात कर, थोड़ा सा तेज। हाँ हाँ, ये जी बात सही है कि हृदय जो है वो, ये तो बात वो कहते प्रातरा से त्वजीर्णेपि साय मासो न दुष्यति, जो गृहिणी अध्याय चिकित्सा है उसमें यही एग्जाम्पल दिया हुआ है। जो आप जैन साहित्य की बात कर रहे हैं ना, वो चरक में गृहिणी अध्याय को जब कंक्लूड किया है तो एकदम यही एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो हृदय पुंडरी को यही एग्जाम्पल, है ना। वहां पर यही बात कही गई है। जी सर। तो तो सूत्र बात तो जैसे सही है ये। लेकिन यह उस पेशेंट का क्या करेंगे जिसको क्या है कि बहुत सारी सर्कमस्टेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, उसका क्या करेंगे आप। और वो पेशेंट है ना, वो स्वस्थ रोगी नहीं है। इसलिए क्या है कि उसकी भोजन काल जो है वो विकृत हो गए, उसका क्या करेंगे बताइए। तो उसके अनुसार आपका वैद्य का दायित्व यह है कि उसके अनुसार क्या उपयुक्तता है ना, वो आपको ढूंढनी पड़ेगी। जी सर। सर एक और प्रश्न भी है। जैसे आहार विषय तो बहुत सारे नियम है, बहुत सारे नियम है, फिर भी मिनिमम कुछ ऐसा सूत्र बता दीजिए कि इतना तो आपको करना ही करना है सभी के लिए। तो इसको तो आचार्य ने बता दिया कि मात्रा पर ध्यान देना है, मात्रा स्थिति है।
और फिर दोबारा लिखा त्रिविध कुक्षी। तो एक ही चीज पर उन्होंने कंसंट्रेट कर दिया कि आहार के अष्ट आहार विधि विशेष आयतन है और द्वादश प्रविचार है ना। लेकिन उसके बाद भी इम्पोर्टेंट बात केवल मात्रा है ना। तो मात्रा को तो रेगुलेट कर ही सकते हैं ना, है ना। तो मात्रा के लिए भी वहां पर कुछ सिम्टम्स बताए हैं कि ये मात्रा लेने के बाद में आपका उठना बैठना खाना पीना हंसना गाना रोना पढ़ना लिखना अगर स्वाभाविक रूप से एफर्टलेसली हो रहा है तो इसका मतलब मात्रा सही है ना। और ये मात्रा सबके लिए अलग अलग होगी, है ना। एक मजदूर जो है वो 8-10 रोटी खाए बिना काम नहीं कर सकता, और एक सेठ जो है वो क्या नाम से एक रोटी में ही तृप्त है, और उसकी रोटी का टाइप अलग है, उसकी रोटी का टाइप अलग है। तो डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी मात्रा जो है वो आपको निर्धारित करनी है। एक सेंटेंस में बताया मात्रा स्थिति और त्रिविध कुक्षी, है ना। बस। थैंक यू सो मच। कार्तिक शर्मा सर। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। सर, विधि विविध पीति अध्याय में सर आपने बताया जैसे कि प्रदोषज विकार सर, जो धातुगत प्रदोषज जो विकार है सर। तो सर प्रदोषज, वही आचार्य है स्पेसिफिकली मेंशन्ड प्रदोषज सर, और इसका थोड़ा डीप क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग कैसे कर सकते हैं सर हम कि वाई इट इज कॉल्ड एज प्रदोषज विकार। हाँ, प्रदोषज। प्रदोषज का मतलब जो संक्रमित हो गई, इन्फेक्टेड, और इन्फेक्टेड विथ जो उसका प्रिंसिपल जो प्रोडक्ट था वो अन्नरस था। जो फाउंडेशनल प्रोडक्ट है हमारे डाइजेशन का वो है अन्नरस, और वो पक्व अन्नरस जिसका सृजन होना था, जिसको पूरी तरह से ब्यूटीफुली फॉर्मेशन जिसका होना था, यदि वो किसी दुर्बल गृहिणी के कारण से आममेव विमुंचति दुर्बला अग्निबला दुष्टा त्वाममेव विमुंचति, तो वो उसके उसको इन्फेक्ट करने का कारण करता है, उसको संक्रमित करने का कारण होता है, उससे उसका प्रदोष। तो जो प्रदोषित का मतलब यह है कि आम प्रदुष्ट, साम दोष। तो आम का मतलब केवल एक चीज नहीं है। अब आम का मतलब यह है कि वो एक फ्री रेडिकल बन गया है, या एक न मल बना है, न कोई धातु बना है, न कोई दोष बना है, कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन गया है, या फिर कोई वो टॉक्सिन बन गया है, या फिर उसमें क्या है कि किसी न किसी ढंग का कोई केमिस्ट्री डिफरेंट हो गई है, उसकी फिजिक्स डिफरेंट हो गई है, और उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो तो ट्रांसपोर्टेबल भी नहीं है ना। तो ऐसी स्थिति में वो किसी न किसी और जो ट्रांसपोर्टेबल या ट्रांसफॉर्मेबल एटम है उसके साथ संयुक्त हो जाएगा, क्योंकि उसको परमिशन नहीं है, इसके पास टिकट नहीं है। तो वो क्या करेगा कि एक भीड़ में शामिल हो जाएगा, वो किसी न किसी के साथ में चला जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या है कि वो जो ट्रांसपोर्टेबल और ट्रांसफॉर्मेबल धातु है उसके अंदर मिक्सअप होकर के वो ट्रांसपोर्ट करेगा, और ट्रांसपोर्ट करेगा तो वो किसी न किसी धातु से संश्लिष्ट हो जाएगा, उसको प्रदूषित करेगा, और उसमें वो टॉक्सिसिटी है जिसके कारण से उस धातु को वो संक्रमित करेगा। धातु, उपधातु, या दोष, या मल, या इंद्रिय, या मन, या बुद्धि, किसी को भी प्रदुष्ट करेगा। जहां तक जाएगा, जिसके साथ में जाएगा उसको प्रदूषित करेगा। ठीक है ना। तो शरीर के सारे घटकों के साथ में, और ये बात गृहिणी अध्याय में बहुत संक्षेप में बताई है, लेकिन इसको डिटेल में आपको समझना पड़ेगा।
अब ये जो आम है, इसको आप आम विष भी कह सकते हैं, इसको बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, इसको बहुत सारी चीजों से आप वायरस भी कह सकते हैं, इसको क्या है कि आप किसी तरह का पैरासाइट भी कह सकते हैं, और पता नहीं कितने तरह के विष हो सकते हैं, वो किस तरह से गमन करता है। तो ये सारे के सारे जितने भी एरोबिकर एनारोबिकर जो भी मतलब माध्यम है, उन सब का प्रयोग करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है कि वो टॉक्सिन नहीं बने, इसके लिए वो अग्नि पर बहुत ध्यान दिया गया है। वो गृहणी अध्याय केवल अग्नि के लिए लिखा गया है, कि वो जो अग्नि है, और उससे पहले के सारे आहार पर लिखे गए हैं। तो एक तरफ आहार है, दूसरी तरफ अग्नि है, और तीसरी तरफ लास्ट में जब इतने सब आपने समझ लिए, तो अब वायु को भी समझ लीजिए। लास्ट में वायु को लिखा कि इसका कम से कम विक्षेपण तो नहीं हो, ये मल के द्वारा ही निकल जाए, इसका विक्षेपण नहीं हो, ये कम से कम पूरी बॉडी में स्प्रेड आउट तो नहीं हो। तो वो जो अन्न है वो उसके क्षय का कारण है, ये जो अग्नि है ये उसके प्रकोप का कारण है, और वायु जो है वो उसके प्रसर का कारण है। समझे ना आप। Yes. और जो सिद्धि स्थान तक, ये उसके स्थान संश्रय और व्यक्ति और भेद का कारण है। तो आप समझिए कि ये जो अन्न रस है, ये अब प्राकृत नहीं है, वैकृत है। अब उसका नाम आप कुछ भी रख लीजिए, है ना। उसने तो केवल आम विष कहा, है ना। अब वो आम विष की वैरायटी क्या हो सकती है, उसके अडल्ट्रेंट्स क्या है, वो आप समझिए कि किस तरह से वो अडल्ट्रेट हो गया है ना। एडल्ट्रेंट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, वो केमिकल भी हो सकते हैं, वो फिजिकल भी हो सकते हैं, वो है ना टॉक्सिक भी हो सकते हैं, वो वायरल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना? यस सर। तो सर मतलब एट दिस लेवल सर, प्रकोप एंड वृद्धि can be differentiate clinically or it is same or what it is exactly sir? देखो यार, ये बात थोड़ी शास्त्रीय चर्चा है। व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेक मी इनटू द कंसेप्चुअल डिस्कशन, है ना। लेकिन इन सब का कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। मैं बड़ा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड आदमी हूँ। इन सबको हम विचार कर सकते हैं कि प्रकोप क्या है और वृद्धि क्या है, क्षय वृद्धि क्या है और अक्षय वृद्धि क्या है, ऊन वृद्धि क्या है और वृद्धि क्या है। तो ये सब संज्ञाएं जो है वो हमारे यहाँ पर चयो वृद्धि स्वधाम्य। अब वृद्धि, विलयन वृद्धि क्या है, संगत वृद्धि क्या है, ये सब जगह बताया गया है। आप एक बार, आप क्या करते हैं कार्तिक? Sir, MD KH के साथ फाइनल ईयर सर। ओके। यस तो बेटर यू गो थ्रू दिस ऑल टाइप ऑफ द वृद्धि, प्लीज। और ओके अगर नहीं समझें तो मैं आपको एक रेफरेंस देता हूं, योनि यस व्यापत में। योनि व्यापत चिकित्सा चरक 30 में आप लास्ट में पढ़िए, लास्ट में 338 समथिंग श्लोक है। काठिन्याद ऊन भावाद दोषोंत कुपितो महान, है ना। उसको पढ़िए आप एक बार, ओके है ना। उससे आप समझ जाएंगे कि ये वृद्धि और प्रकोप में क्या अंतर है, ओके ऊन सर। वृद्धि क्या है और वृद्धि वृद्धि क्या है, ठीक है। ओके ओके सर, थैंक यू सर। मनोज सर। अ, प्रणाम सर। हाँ सर। सर इस सभा में जहाँ इतने सीनियर लोग हैं ऑडियंस में, वहाँ मेरा प्रश्न करना बनता तो नहीं है, लेकिन आपसे भी फिर भी सीनियर है क्या सर कोई? नहीं सर। यहाँ एक शंका है सर। सर। अभी आप बता रहे थे रक्त वो है जो रस से प्राप्त हुआ, हाँ। और वहाँ उस चर्चा में आपने शोणित, हाँ। तो ये रक्त और शोणित को थोड़ा मुझे स्पष्ट नहीं हुआ। थोड़ा सा अगर मुझे बताएं तो आगे मार्ग प्रशस्त होगा मेरा। हाँ सर, आप भी जानते हैं सर, एक प्लाज्मा है, एक सीरस है उसका, हाँ और एक जो है उसका सेल्यूलर पार्ट है, हाँ जिसको आपके लेबोरेटरी में हेमेटोलॉजी की लैब भी अलग है,
जी न्यूरोलॉजी की लैब ही अलग है, उसके इंस्ट्रूमेंटेशन ही अलग हाँ है। जी और जो आपका ट्रांसफ्यूजन साइंस है वो बिल्कुल अलग हम्म है ना। जी उसमें कई बार आपको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, कई बार क्या है कि आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, कई बार केवल प्लाज्मा ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। आप करते हैं ना सर, जी 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 है ना। जी तो हाँ हमारे यहाँ क्या है कि इतनी फैसिलिटी तो नहीं थी, लेकिन आचार्य ने एक निर्देश किया कि जी ये शोणित है, ये रक्त है, ये रुधिर है, और ये लोहित है, और ये अस्त्र है ना। हाँ अब इसको हमने बहुत वर्षों तक पर्यायवाची समझा, एक सिनोनिम समझा, है ना। हाँ तो दिस इज द राइट टाइम, है ना, टू कन्वे द मैसेज ऑफ माय गुरु, जी कि आपको ये बता दिया जाए। मेरा नहीं है, ये मेरी समझ नहीं है, मेरी तो बहुत अल्प बुद्धि है, लेकिन मेरे गुरुजी ने कहा है कि इनको अलग अलग समझो, है ना। तो जी अलग अलग समझाने का एक कोशिश है। तो शोणित जो शब्द है वो सोण शब्द से बना है। सोण का मतलब होता है चक्रिका, एक साइक्लिक कोई इंस्ट्रूमेंट, है ना। तो जी वो ये सब रक्त चक्रिकाएं हैं, है ना। जो सेल्स हैं हाँ, ये सेल्स जो है, ये जी ओके लिपोसाइट्स और आपका एरिथ्रोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स, वो हाँ चक्रिकाएं हैं। ओके तो ओके सोण का मतलब होता है चक्रिका से, जी तो इसलिए उसको शोणित कहा। और हाँ रक्त में ऐसा कोई चक्रिका जैसा कुछ नहीं है, लेकिन रक्त का मतलब सबसे ज्यादा उपयोग रक्त वर्ण का हुआ है हाँ धातु के लिए। हम्म लेकिन जो रस से प्राप्त होता है वो रक्त होता है। अब ये चक्रिकाएं कैसे बनती है, ये सेल्स उसमें कहाँ से आते हैं, ये तो आप बेटर समझ सकते हैं, है ना। जी लेकिन फिर भी आचार्य ने एक निर्देश किया कि जो रसात प्राप्तम आक्तम इति रक्तम, है ठीक ना? जी तो रस से जो प्राप्त हुआ वो तो रक्त है। अब वो कहते हैं कि वो वो चतुर्विंशति धमनी में वो आप्य रस, स खलु आप्यो रस यकृत प्लीहानो प्राप्य रागताम उपेति। वो आप्य रस, उसको रक्त कहते हैं, जब उसको जब तक रस कहते हैं, जब वो यकृत प्लीहा में चला गया तब उसकी संज्ञा रक्त है। वो रागता को प्राप्त हुआ, मतलब कलर उसमें वहां आया। वो जो कलर है वो रक्त का, उसके कारण से उसको सभी रक्त कहेंगे। लेकिन उस कलर के और इंग्रेडिएंट्स और स्पेसिफिकेशंस क्या है, उसका एक नाम है शोणित। हम्म अब वो जो है वो अगर स्थान से च्युत हो गया है, प्रचलित हो गया है, ये बात भी इसी 24वें अध्याय में कही है, तो उसको कहेंगे अस्त्र। जो हमें डिस्चार्ज, जितने डिस्चार्ज हैं, जितने ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं उसमें, लेकिन वो क्यों होगा कि उसको बाइंड करने वाला कोई चीज या उसको वहन करने वाली कैपिलरी है, उसमें कोई प्रॉब्लम हुई, तो उसका कारण क्या है, वो लोहित। और पेन जो है, जितने भी प्रकार के पेन, वो वहां होते हैं जहां रक्त का संचार होता है। जहां रक्त का संचार नहीं है वो पेनलेस पार्ट है बॉडी के। तो पेन का आधार भी रुजा है। तो रुधिर, इसलिए उसका नाम दिया रुधिर, कि जो ओ पेन का आधार है, जो रुजा का आधार है, वो रुधिर है। जी जी सर सुश्रुत क्या है कि उसका ज्यादातर जगह रुधिर प्रयोग करते हैं, है ना। हाँ 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 और जब सुश्रुत ये बात कहते हैं तो शोणितादपि वा नित्यम देहे एतेस्तु धारी, तो वहां रक्त की बात नहीं कर रहे हैं। वो हम्म कह रहे हैं कि ये जो शोणित है, ये जो तीन सेल्स हैं, या जो चक्रिकाएं हैं, या जो सेल्यूलर कॉन्स्टिट्यूशन है, यो एक साइक्लिक, जो एक चक्र गोल हम्म सर्कल है, वो क्या है कि प्राण का आधार है, जी वो जीव स्थिति। बहुत सुंदर सर। ऐसा तो मॉडर्न मेडिसिन में कोई सोच भी नहीं सकता कि रक्त शोणित रुधिर लोहित ये किस तरह इनका अलग अलग मतलब है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर। काविती मैम। ऐसे ऐसे बहुत सारे और भी हैं सर, जी कि जहाँ इतने सारे पर्याय दिए गए हैं, तो हर एक चीज के पर्याय हैं। निदान के इतने पर्याय हैं, रूप के पर्याय हैं,
और किसी भी धातु के अलग अलग पर्याय, शुक्र के भी रेतस और वीर्य और बहुत सारे पर्याय हैं। क्या है? तो इन सब के बारे में विचार करने का मतलब ये मेरा व्याकरण या पर्याय ज्ञान नहीं है, मेरा प्रयोग ज्ञान है। हाँ जी जी जी। कावेरी मैम, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हाँ सर, नमस्ते सर। पहले नमस्ते। आपको बहुत बहुत नमन है कि आपने बताया कि कैसे हमको चरक संहिता पढ़ना है उसके लिए। सर, फाइनल वन क्वेश्चन सर। तो अगर हमको कोई मॉर्फोलॉजिकल डिफेक्ट अगर ब्लड सेल्स में हुआ तो हमको सोनित स्थापन गण का द्रव्य उपयोग कर सकते हैं ना सर? हाँ हाँ बिल्कुल। So it is not whether it is for breeding disorders or morphological changes में इस्तेमाल करना है सर सोनित अब देखिए, स्थापन। हाँ एग्जैक्टली। देखिए मनोज सर, आप इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। ये राज्य लक्ष्मी जी पूछ रही है जी। कि हमारे यहाँ एक सोनित स्थापन लिखा है। सोनित स्थापन मतलब जिसकी एस्टेब्लिश करना है, जिसको बनाना है, जिसको फॉर्म करना है, और जो क्या है कि जो सेल्युलर डैमेज हो गया है उसको री एस्टेब्लिश करना है। तो हमारे यहाँ रक्त स्थापन नहीं का है, हाँ हाँ रक्त का तो स्तंभन का है ना, और जी सोनित का स्थापन का है। देखिए, रक्त का स्तंभन करना है या रक्त अस्त्र का श्रवण करवाना है, और सोनित का स्थापन करना है, मतलब उसमें जो डेफिशिएंसीज है, सेलुलर डेफिशिएंसीज है, उसको रिकवर करना है ना। तो सोनित स्थापन वर्ग है। ये जो बात पूछ रही है कि जो मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो सोनित है, और उसको रीएस्टेब्लिश, उसको रिकवर, उसको जो फुलफिल किया जा सकता है। लेकिन रक्त जो है उसका तो केवल स्तंभन करना है, उसको बहने से या अस्त्र बनने से रोकना है ना। लेकिन वो भी कब करना है? नादऊ, पहले नहीं करना है। और उसमें भी किस चीज का करना है कि सारा उपाय ही उसमें जल का है। देखिए रक्त पित्त आप देखेंगे तो वहां जो उपाय किया गया है वो उसका जो वाटर बॉडी लॉस, वाटर बॉडी लोड है, उसको डिलोड करना है ना। उसको क्या है कि वमन करवाना है या विरेचन करना है। तो ऊर्ध्वक में क्या है कि विरेचन करवाना है, जो अधोग है उसमें वमन करवाना है। क्यों? कि उसको डाइवर्ट करना है। क्योंकि उसमें जो वाटर एक्सेसनेस है, उसका जो फ्लूइड एक्सेसनेस है, उसको डिलोड करना है। ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर आप इस चीज को कई ढंग से समझेंगे। तो ये राज्य लक्ष्मी का जो प्रश्न है कि वो जो मार्फोलॉजिकल स्टडी है उसके लिए हमें ये ट्रांसप्लांटेशन जो आप करते हैं, सेल ट्रांसप्लांटेशन करते हैं हाँ या ट्रांसफ्यूज करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, उसमें कोई पर्टिकुलर चीज को ट्रांसफ्यूज करना है, तो ये सोनित स्थापन, ये हमारा एक तरह का ट्रांसफ्यूजन साइंस है। बहुत और सुंदर। इसके लिए हमने बहुत पहले चौथे अध्याय में ही बता दिया, शुरू की। बहुत सुंदर सर, बहुत क्लैरिफाई हो गया सर, और अच्छा मैं समझ में आ गया मुझे। थैंक यू। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल सुबह मिलेंगे। जी धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम सर। धन्यवाद सर, प्रणाम। धन्यवाद। थैंक यू सर।